गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यार आज सारे ही लोग घर पर हो गया। इंदिरापुरम। सर अच्छा, इंदिरापुरम वाले देख रहे हैं। सर अभी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग और नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं। हम बहुत ज्यादा पिटाई कर देते हैं, तुम्हें पता है ये वाली बात। सर 7th को सर, जो हुई सही थी में क्लास नहीं सर हुए। उसके अभी तक नहीं हुए सर। ना तो सर रिकॉर्डिंग ना सर नोट्स। कल ही डाले हैं यार। तुमने कब देखा सर है? नहीं हुए मैंने। सर नहीं है सर, सर मेरे आज भी ही नहीं चेक हो रही किया है अभी हमारे। क्लास से पहले। तुमने कब देखा है? सर आज सर ही। क्लास से पहले देखा है अभी। सर क्लास से पहले अभी देखा है। अम्मा कल ही हमने सारे डाले हैं। सर मैं फिर से देख लिए सर, नहीं हुए। हद हो गई। उसमें ऐसा अपलोड कुछ हो होता रखे है हैं, कि सब हो रखे हैं अपलोड। तुम्हारे उसमें जो है वो जो फॉर्मेट आता है उसमें भी 11th की एक ही दिन की कई क्लासेस आ रही हैं क्या? 3-3 क्लासेस? नहीं सर, अच्छा, यस सर ऑफलाइन में कहीं show कहीं पे नहीं दो है। दो रिपीटेड आ रही है ऑफलाइन एक आ ही रही है दिन कुछ में। सेंटर्स। तुम ये देखना कि जिसमें रिपीटेड आ रही हैं उसमें किसी एक में मैंने डाल दिया है। नो सर, उसमें चेक कर लिया सर, सेम ही है दोनों। वो तो सर ऑफलाइन शो हो अपलोड रही वाले है। में आ रखा है। तो ऑफलाइन वाली में तो सर रिकॉर्डिंग शो ही नहीं होती, उसमें मतलब क्लिक करते हैं तो वो दिखाता कि ये ऑफलाइन क्लास थी। अच्छा, मैं एक बार फिर देख लूंगा क्योंकि कल जब मैं अपलोड कर रहा था ना तो उस केस में मैंने ये देखा कि ऑल इंडिया 11th क्लास की करीब 3 क्लासेस दिखा रहा था और वो एक ही डेट की क्लास थी और एक ही टाइम की क्लास थी, तो मैंने किसी एक में ही अपलोड कर दिया था। नो सर, हमारे में तो टाइम अलग अलग दिखाता है। नहीं, मेरे में 4 बजे की क्लास है अगर, तो 4 बजे 4 बजे 4 बजे 3 क्लासेस दिखा रहा था। तीनों क्लासेस ऑल इंडिया 11th की थी, तो मैंने सोचा 3 में अपलोड करने से अच्छा किसी एक में अपलोड कर देता हूं, तो मैंने किसी एक में अपलोड कर दिया। अब मुझे लग रहा है वो तुम लोग को नहीं दिख रही है, तो मैं एक सर बार हमारे में नहीं हो रही शो। हाँ, तो मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ वो तीनों जो आ रही है मेरे में। एक तो ये गलत है कि जहां से मैं अपलोड करता हूँ वहां 3 क्लासेस क्यों दिख रही हैं एक ही टाइम पर एक ही बैच की, तो मुझे लगता है वहीं गलती हुई है। तो ऐसे तो यार मुझे कल ना 12th की भी 3 क्लासेस दिख रही थी, मैंने उसमें भी किसी एक जगह अपलोड कर दिया, वो भी यही कुछ कल कुछ सॉफ्टवेयर एरर थी, मुझे लगता है मुझे अपलोड नहीं Yes, करना sir. चाहिए। हेलो। कल मैंने शाम में तकरीबन मेरे पास मैसेज आया था कि आपको 11th के और 12th के कुछ क्लासेस अपडेट करने हैं, तो मैंने उसको शाम में ही कल मेरे ख्याल से 6:30 के आसपास 7 o'clock के आसपास पूरे सारे बैचेस के अपने रिपीटर बैच, 12th का बैच, 11th का बैच सबको अपडेट कर दिया था एकदम कल तक ही। लेकिन अब वो लग रहा है गड़बड़ हुई है कुछ, तो एक बार आज मैं चेक करवा लेता हूँ अपना, है ना, और उसके बाद जो है फिर उसको चेक कर लेना। तो और भाई बाकी सारे पब्लिक आ गई है? यस सर। दीप नहीं आया इतने ही है आज। सर, हाँ, दीप नहीं आया। कृत नहीं आया? आ गया सर, नाम लेते ही आ गया। अरे बाप रे। और आज वो आई है सृष्टि मैम? नहीं सर। सृष्टि नहीं आई। और आरुषा? आदुषा। तुम कहाँ थी भाई पिछली बार? हाँ कहाँ थी? सर, प्रैक्टिकल था स्कूल में रात में प्रैक्टिस? कॉन्जिक्यूटिवली। अरे तो शाम में तो छुट्टी देते होंगे। सर सबको टीचर्स को नोटबुक चाहिए थी, वो वर्क कंप्लीट करने के लिए लेनी पड़ी लीव। बताइए, तो अब क्या समझ में आएगा। और दिया तुम कैसी हो भाई? दिया तुम आधी दिख रही हो, मैंने अंदाजे से बोल दिया था तुम दिया हो। ये गर्दन के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि लास्ट टाइम तुम शायद वहीं बैठी थी, तो वही होगी। और खुशबू आई है आज? सब साइड में बैठ जाते हो, कुछ नहीं समझ में आता है कहाँ बैठे हो। चलो ठीक है। पर खुशबू नहीं आई। अच्छा, हाँ, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पर थे? स्पंदना बताएगी, स्पंदना लास्ट क्लास में कहाँ थे हम लोग? सर लैटिस एंथैल्पीज। लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर। अच्छा अच्छा अच्छा। और तुम लोगों से एक शायद कैलकुलेट करने के लिए बोली भी थी मैंने, और जो तुम लोगों ने गलत बताई थी। और किसकी थी वो लास्ट में जो यस लास्ट? सर, सर MgCl2। MgCl2। MgCl2 की। चलिए ठीक है, तो चलो एक काम और कर देते हैं, एक और लैटिस एनर्जी निकाल लेते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल बना लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा टफ बॉर्न हेबर साइकिल नहीं हो सकता। तो ये लास्ट होगा जो हम प्रैक्टिस में ले लेते हैं, एंड दैट इज द बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ Al2O3 सॉलिड। चलिए
अब जितना तुमको लास्ट क्लास में बताया गया है, अगर तुम्हें वो सब याद है तो तुम Al2O3 सॉलिड का सही बॉर्न हेबर साइकिल बनाकर वो सही इक्वेशन लिख सकते हो जिसको यूज करके लैटिस एनर्जी Al2O3 की कैलकुलेट की जा सकती है। सर रिएक्शन तो बता दो। अबे Al2O3 रिएक्शन होती है कोई? Al2O3 को बनाओ। Al2O3 कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? किससे मिलके बना है ये? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। तो बस एल्युमिनियम ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट पकड़ो और उसको जोड़ दो। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस गिव्स Al2O3 सॉलिड। बन गया 1 मोल। यही तो था। 1 मोल Al2O3 सॉलिड बनाइए फ्रॉम इट्स गैसियस फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। भूल गए क्या हुआ था? क्या था डेफिनेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन का? कि अगर आप किसी भी लैटिस का 1 मोल बनाने जा रहे हैं, किससे? ये इंपॉर्टेंट था, पता नहीं तुम लोगों ने लास्ट क्लास में इस बात को इंपॉर्टेंस दी है कि नहीं। किससे बनाने जा रहे हैं आप? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट से, जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है? सॉलिड, जो नॉर्मल स्टेट है। और ऑक्सीजन की एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है? एलिमेंटल स्टेट, गैस। तो आपने एल्युमिनियम सॉलिड और गैस से मिलाकर ये बना दिया, ये आपका। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि 1 मोल बन रहा है, सो दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। 1 मोल Al2O3 को बनाना है फ्रॉम इस एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट इज नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब दूसरा क्या बताया था कि नहीं सर हमें तो लैटिस एनर्जी निकालनी है। बॉर्न हेबर साइकिल तो लैटिस एनर्जी के लिए बनाया गया है, तो लैटिस एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो अब आप एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को यूज करके फिर से लैटिस बनाइए। लेकिन अब पता नहीं तुम लोग इसका कुछ रिवाइज ही करके नहीं आए हो। सब मस्त एकदम। सर हाँ निकाल दें। एक चीज पूछनी थी सर। अरे यार यहाँ 2 लगाना भूल गया यार। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे हो? सर एक चीज पूछनी थी, एक क्वेश्चन था। पूछो बेटा। ClH का होल थ्राइस। क्या बड़बड़ा रहे हो? AlCH3 का होल थ्राइस। हाँ तो क्या करें? क्या कह रहे हो? सर इसका क्वेश्चन पूछना था सर। ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा सर इसका? AlCH3 होल थ्राइस। यस सर। ये क्या चीज है? ऐसे कुछ बना दो। AlCH3 CH3 ऐसे लिख दो। जैसे AlCl3 होता है वैसे AlCH3 हो जाएगा होल थ्राइस। समझ में आया? यस सर। तो वैसे ही बन जाएंगे। हाँ जरा जल्दी से बताओ भाई, कुछ याद नहीं रखते तुम लोग, सब लल्लू। क्या करें अब इसके बाद? इसी से हमें Al2O3 दोबारा बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको 2Al गैस में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर 2Al गैस के बाद क्या करूंगा, इसको 2Al प्लस गैस में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर क्या करूंगा, इसको 2Al प्लस 2 गैस में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे 2Al प्लस 3 गैस। इससे ज्यादा मुश्किल नहीं था। मतलब तुम इतने लल्लू हो कि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी अकल होती तो तुम ये सोचते कि अगर हमने ये बना लिया तो इसका मतलब हम कोई भी बॉर्न हेबर साइकिल बना सकते हैं। लेकिन तुम तो लल्लू हो, तुम तो इतना अकल ही नहीं लगाते हो। सोचो अगर ये खुद बना लिया होता तुमने तो कितना कॉन्फिडेंस आता कि भैया अरे वाह, हम कुछ भी बना लेंगे।
लेकिन तुम तो पता नहीं गलती करते हो और जवाब भी नहीं देते हो। अब क्या करेंगे, तुम्हें ऑक्सीजन के 3 आटम चाहिए, तो 3 आटम्स के लिए आपको O2 के 3/2 मोल ब्रेक करने पड़ेंगे। तो दिस इज 3/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O2। इससे क्या बन जाएंगे, 3 मोल ऑक्सीजन के गैसियस एटम बन जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो दिस इज 3 डेल्टा HEG1 क्या बन जाएगा, 3O माइनस गैस बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसमें 3O2 माइनस गैस बनाएंगे, और 3O2 माइनस का मतलब 3 टाइम्स डेल्टा HEG2, और इन दोनों को मिलाकर आप ये बनाएंगे, एंड दिस इज लैटिस एनर्जी। क्यों, क्योंकि इस बार लैटिस बन रहा है फ्रॉम इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस। गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से लैटिस का बनना लैटिस एंथैल्पी कहलाता है। अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या चीजें हैं और कहां कहां गलती हो सकती है, और इससे ज्यादा मुश्किल कोई बॉर्न हेबर साइकिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन भी एक से ज्यादा बार हो रहा है, और इसमें एफिनिटी भी आप एक से ज्यादा बार, यानी इलेक्ट्रॉन भी एक से ज्यादा बार आप दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो नेट इक्वेशन बनेगी, हेस लॉ को यूज करने वाली क्या इक्वेशन बनेगी, डेल्टा HF इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा H सब्लिमेशन, this is 2 times delta H sublimation plus twice of ionization energy 1 plus ionization energy 2 plus ionization energy 3 plus 3/2 bond dissociation energy plus 3 times delta HEG1 plus delta HEG2 plus lattice energy। अगर आप इन सबको जोड़ दें तो आपको डेल्टा HF मिल जाएगा। इसको यूज कर लीजिएगा, सवाल में जो अननोन हो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपकी वो इक्वेशन है जो बॉर्न हेबर साइकिल से बनती है। सब लोगों को ये सही करना चाहिए था। इसमें कुछ लोगों को यहां डाउट आ रहा होगा, तो वो लोग होंगे जो लल्लू हैं ऐसे कि ये क्या किया आपने। मुझे लगता है यहां कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अरे यहां तो लिखा ही नहीं हमने, ये तो लिख दो, और 2 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस 2 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस 2 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी 3। ये सब लोग समझ पा रहे भाई क्या कर रहे हैं? यस सर। अक्षरा समझ में आया बेटा? यस सर। शुभ, शुभ आया समझ में? ये सो गए। अनन्य Yes, शर्मा, sir. हाँ आ गया ना अनन्य? ठीक है बेटा। यस सर। इसको, इसमें जो गड़बड़ है वो देख लो। अब तुम बताओ इससे ज्यादा मुश्किल क्या हो सकता है। आपने एक ऐसा एटम लिया जिसको आयनाइज भी आपको एक से ज्यादा बार करना पड़ रहा है, और आपने एक ऐसा कैटायन एनायन लिया जिसको इलेक्ट्रॉन भी एक से ज्यादा बार देना पड़ रहा है। तो अब इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं हो सकता ना। बात समझो। और क्या होता है, पहला स्टेप सब्लिमेशन का होता है, हर बार आएगा। फिर आयनाइजेशन के कई स्टेप्स आ सकते हैं, यहां थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। और फिर एफिनिटी के 2 स्टेप्स आ सकते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। बाकी सब तो पुरानी कहानी है। जो नेट डेल्टा H होता है वो इंडिविजुअल रिएक्शंस के डेल्टा H के सम के बराबर होता है। दिस वाज हेस लॉ। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। लवली ठीक है? यस सर। मोनित, कुश, क्रिश, क्या है ये? कुश, कुश तिवारी। यस सर। ये तो टीवी देख रहा लग रहा। कुछ टीवी देख रहा है क्या? नो सर। पीछे से आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ गेम वेम चल रहा है। नो सर। आ गया, ये समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। सान्या, अब सान्या आई मैम? नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, शाबाश। और नहीं समझ में आया तो ऐसे।
ये होता आ है गया बस। सर। शाबाश। तो ये अब इससे ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें सवाल क्या बनेगा सर, अब वो सब अब न्यूमेरिकल है भैया, वो तुम देख लेना तुम कैसे हैंडल करते हो वो सवाल में। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि वो इतनी सारी आयनाइजेशन एनर्जी ना दे, वो सिर्फ ये कह दे कि एल्युमिनियम को एल्युमिनियम +3 में कन्वर्ट करने की एनर्जी 500 है। तो इसका मतलब ये हुआ उसने आयनाइजेशन एनर्जीज का सम दे दिया सीधे। बात समझे कि नहीं भाई? तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम्हारा पर्पस है एल्युमिनियम को एल्युमिनियम +3 में कन्वर्ट करना, यही पर्पस है। तो अगर एल्युमिनियम को एल्युमिनियम +3 में कन्वर्ट करने की डायरेक्ट एनर्जी दे दी जाए 500, तो तुम्हारा काम चल गया भाई। आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3 की जरूरत ही नहीं है। आप सारी आयनाइजेशन एनर्जी को जोड़कर भी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं जो एल्युमिनियम को एल्युमिनियम +3 में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही। ये समझ भी पा रहे हो? और ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की एनर्जी दे दी जाए, ऑक्सीजन को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की। तुम्हें सवाल देखना पड़ेगा कि भाई उसने डिफरेंट इंडिविजुअल स्टेप्स दिए हैं या डायरेक्ट कन्वर्जन दे रखा है कि O से O2- का कन्वर्जन इतनी एनर्जी को मांगता है या इतनी एनर्जी रिलीज करता है। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम +3 में कन्वर्जन इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है। तो आपको जो चाहिए वो आप पुट कर दीजिएगा। हो सकता है वो इंडिविजुअल स्टेप्स को यूज करे या हो सकता है डायरेक्ट कन्वर्जन की एनर्जी दे दे। हाँ, ये कंफर्म है, अगर उसने डायरेक्ट कन्वर्जन की एनर्जी दी तो आप उसका दुगना करके यहां पुट कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर उसने ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनने की एनर्जी दे रखी है तो आप उसका 3 टाइम्स कर दीजिएगा यहां पर और पुट कर दीजिएगा। और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके जो अननोन हो उसे कैलकुलेट कर दीजिएगा। वैसे जनरली ये मेथड लैटिस एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए यूज किया गया। लेकिन मैं उस दिन भी तुम्हें बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, मैंने एक आध अच्छी किताबों में सवाल देखे हैं जिसमें लैटिस एनर्जी गिवन होती है और आपसे कुछ और पूछ लेता है। कुछ और मतलब समझ रहे हो? इसमें 36 अननोन है, उन 36 में से 35 दे देगा और 36 आपसे पूछ लेगा, खत्म हो गई बात। जितने भी अननोन्स हैं उनमें से, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई एक अननोन करके वो आपको सवाल बना देगा। समझ में आया बात? बट द पर्पज ऑफ दिस बॉर्न-हेबर साइकिल इज टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। ये पर्पस है हमारा लैटिस एनर्जी इस बॉर्न-हेबर साइकिल का। तो बॉर्न-हेबर साइकिल बनाया ही लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन के लिए गया था। आज आदित्य तुमने वीडियो ऑफ कर रखी है इसलिए आज तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो। नो सर, ऐसी बात नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा, तुम लोग वीडियो ऑन कर लिया करो भाई, तुम समझा करो। अब जैसे मैं जब भी सवाल पूछता हूं ना तो ये जो बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं इन्हीं से पूछता रहता हूं। और ये दिक्कत क्या है कि जो दिखते हैं ये इनको कुछ आता नहीं। सर टैब में कैमरा नहीं ओपन होता। ये भी तो दिक्कत है यार, टैब में कैमरा नहीं ऑन होता है, ये भी बड़ी मुसीबत। और तुम सब टैब से ही क्लास करते हो? यस सर, आज ले रहे हैं टैब से। अच्छा, तो जिसके पास टैब है भाई उसका तो कुछ नहीं कर सकते। टैब नहीं है तो जो ऑन कर सकता है कैमरा वो ऑन कर लिया करे, क्योंकि फिर कम से कम थोड़ा सा डिस्कशन हो पाती है। अब जैसे यहाँ पर दिखाई देता रहता है, ये जो इस टाइम इंदिरापुरम के बच्चे बैठे हैं ये दिखाई दे रहा है कि इसमें आधे लोग सो रहे हैं, है ना, और आधे जाग रहे हैं। उधर कृत बैठा है वो अपना मस्त साइड में हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है ऐसे। तो इससे पता चलता रहता है भाई ये सब क्या चल रहा है, तो उससे आइडिया लग जाता है। तुम्हारी शक्ल देख के भी आइडिया लगता है। और तुम ये कैमरा तो थोड़ा दूर होता है, तुम जो अपना कैमरा ऑन करते हो ना, जैसे नैतिक दिख रहा है तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर इसके चेहरे पे जरा सी भी कुछ शिकन आएगी तो एक आइडिया लग जाएगा कि लग रहा है लफड़ा है, ये कुछ पूछना चाह रहा है। समझो, तो एक कुछ तो है, मतलब आप सोचो ये चलता रहे अगर ऐसा तो कभी तो कुछ तो फायदा होगा ना। ऐसा थोड़ा कभी फायदा ही नहीं होगा, तो कुछ तो फायदा होगा और इसमें कोई नुकसान नहीं लगता। हाँ, अगर स्पीड नेट की खराब है तो मुझे लगता है कैमरा ऑन करने से शायद थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अब बाकी तो ठीक है। बराबर। तो अब ये जो काम कर रहे हैं ये हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए कर रहे थे और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ये डिस्कशन, अभी आयनिक कंपाउंड पूरा खत्म नहीं हुआ है हमारा। हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में क्या क्या डिस्कशन की है। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड से जो कैसे बनते हैं, कब बनते हैं और कैसे बनते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है। तो फेवरेबल कंडीशंस की जहां तक सवाल है, हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली हैं। पहली तुमने बचपन में पढ़ी थी कि ऐसा आदमी जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, दैट मींस जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो। अगर ऐसा आदमी एक ऐसे आदमी के साथ खड़ा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में उन दोनों के मिलने से एक आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और जिसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जिसने लूज किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसने गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस तरह से इन दोनों के मिलने से एक जायंट क्रिस्टल तैयार होगा जिसकी अपनी एक क्रिस्टल एनर्जी या लैटिस एनर्जी होगी, जिसके ज्यादा होने से आयनिक बॉन्ड के बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहां तक समझ में आई थी बात? फिर दूसरी बात आई थी कि भाई साहब आपने ये क्या नया नाम लगा दिया, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। तो हमने फिर लैटिस एंथैल्पी को डिस्कस करने की कोशिश की है। लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो तब रिलीज होती है जब कोई भी 1 मोल जायंट क्रिस्टल बनता है फ्रॉम इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस। ये इंपॉर्टेंट था, यानी 1 मोल पत्थर बनाओ
गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से, तो उसे लैटिस एनर्जी बोलेंगे। 1 मोल पत्थर बनाओ उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की एलिमेंटल स्टेट से, तो उसे लैटिस एनर्जी नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। कुछ याद आ रही दोनों में अंतर? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यानी 1 मोल पत्थर यहां भी बन रहा है और 1 मोल पत्थर यहां भी बन रहा है। देखिए इधर से भी बन रहा है और इधर से भी बन रहा है, लेकिन इधर ये जो पत्थर बन रहा है ये उसके गैसियस आयन से बन रहा है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स के गैसियस आयन से बन रहा है। एल्युमिनियम का गैसियस आयन, ऑक्साइड का गैसियस आयन, इससे बनने वाला जो पत्थर है उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप लैटिस एनर्जी बोल देंगे। और यही पत्थर अगर ऐसे बन रहा होता, कैसे? इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की एलिमेंटल स्टेट से, तो उस केस में इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल देंगे। हमने बॉर्न हेबर साइकिल को मदद से ये लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में यहां पर बात की थी, और फिर ये भी डिसाइड हुआ था कि लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती। तो उसमें इंटर आयनिक डिस्टेंस का एक फैक्टर था, उसमें साइज फैक्टर था, और उसमें एक छुपा हुआ फैक्टर था जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला फैक्टर था, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सिर्फ सल्फेट्स और कार्बोनेट्स में ही इस्तेमाल किया जाता है। ये कर लिया था हमने। ये तीनों फैक्टर हो गए थे हमारे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये कह रहे हैं, ये बताइए, चलिए आयनिक बॉन्ड बन गया है, बड़ा अच्छा है। अब ये बताइए आयनिक बॉन्ड की हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सुनी, तो मैंने कहा बताइए आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसा क्या है? वो कह रहा है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये पानी के अंदर या किसी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपने कोई आयनिक नमक ले लिया, नमक की जो बिल्डिंग है उसे आप जब पानी में डालेंगे, कोई भी सॉल्ट जो है, जो आयनिक क्रिस्टल है हमारा, आप जब उस पत्थर को पानी में डालते हैं या पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो उसके अंदर ऐसे करके वो पूरी उसकी बिल्डिंग जो है ऐसे टूट जाती है। इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। यानी अब हम इस प्रॉपर्टी पर आना चाह रहे हैं कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे पानी, उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब मैं उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। अब ये तुम थोड़ा सा अकल लगा के एक बार सोचो, हालांकि हमने बात तो की है, तुम्हें याद नहीं आएगी, लेकिन तुम एक बार थोड़ा सा अकल लगा के देखो कि अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड की बिल्डिंग को पानी में डालें तो ऐसा क्या है कि पानी उनको फुस करके तोड़ देता है, पूरा खत्म। ये कैसे होता है? सब बात हो चुकी है हमारी बहुत आए क्या, बहुत पहले की बात है। तो वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन निकलने वाली। ये देखो तुम, आपने नमक को पानी में डाल दिया। अब ये नीचे की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर की लाइन देख, ऊपर डायग्राम देख रहे हैं बस। हमने नमक को पानी में डाल दिया। जब आप नमक को पानी में डालेंगे तो नमक एक बिल्डिंग होगी जिसमें Na+ होगा और Cl- होगा। ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया। ठीक, अब होगा क्या सर? हमने सुना है कि जो Na+ होता है हमारा, उसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और पानी के बारे में ये बात हो चुकी है हमारी कि जो पानी होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पानी के अंदर पोलैरिटी, हमने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस टाइम पर तुम्हें बताया था मैंने कि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पानी की जो शक्ल होती है ना, ऐसा नहीं होता कि पानी HOH, ऐसा नहीं है। पानी एंगुलर शेप का पानी ऐसा होता है, ये पानी। और ये जो वाटर, इस वाटर को अगर मैं देखूं तो अभी के लिए तुम्हें इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पानी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इस पोलर मॉलिक्यूल का मतलब यह हुआ कि पानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 तरह के पोल हैं। यानी पानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास प्लस पोल भी है और माइनस पोल भी। समझो बात, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हम बाद में बात करेंगे ऐसा क्यों, और मेरे ख्याल से आप शायद तुम समझ भी सकते हो थोड़ा बहुत। क्या ये जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में निगेटिविटी का अंतर होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हाँ, बहुत तगड़ा डिफरेंस है सर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कहीं तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 थी और हाइड्रोजन की 2.1 थी। कुछ याद किया था किसी ने ये वाली बात? ठीक, तो इसका अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में निगेटिविटी का अंतर है, और अगर निगेटिविटी का अंतर है तो इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। और अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, और क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी मैं खींच रहा हूं तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। बताओ, समझे बात को?
यानी इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन की वजह से एक तरफ माइनस पोल इकट्ठा होने लगेगा और एक तरफ प्लस पोल इकट्ठा होने लगेगा। सो पानी एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि पानी हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जब आप इस नमक की बिल्डिंग को, ऐसे दिखा रहा हूं मैं Na और Cl को, तो दिस इज अ जायंट नमक की बिल्डिंग। इस नमक की बिल्डिंग को जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? नमक के जो कैटायंस हैं Na+, उन Na+ पर पानी का माइनस पोल उल्टा होकर चिपकने लगेगा। बताओ समझ लो, प्लस और माइनस तो इंटरैक्ट करेंगे। तो जैसे ही आपने नमक को पानी में डाला तो इस Na+ के ऊपर पानी का जो ये प्लस और माइनस पोल है, उसमें माइनस पोल प्लस के चारों तरफ इकट्ठा होने लगेगा। ऐसे दिख रहा है ये। और Cl क्योंकि नेगेटिव है, Cl क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो Cl के ऊपर पानी का माइनस पोल चिपकने लगेगा। उल्टा बनाए हैं ये ऐसे करके। कुछ समझ पा रहे हो बात को कि नहीं? यस सर। ये ऐसा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Cl नेगेटिव के ऊपर वाटर का पॉजिटिव पोल चिपकने लगेगा और Na पॉजिटिव के ऊपर वाटर का नेगेटिव पोल चिपकने लगेगा, और ये ऐसे करके इसको खींचने लगेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी का ये जो खींचना तानना है, ये पानी इस NaCl की बिल्डिंग को तोड़ देगा और ये नमक पानी के अंदर डिसॉल्व कर जाएगा। कुछ समझो बात। लेकिन अब यार इसमें ना ये बड़ा वैसा लग रहा है, मतलब हम थोड़ा सा अपने हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, मतलब यही डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ये इसमें ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ये तो सर बड़ा थ्योरेटिकल सा लग रहा है। मतलब समझो बात को कि इधर से हम खींचेंगे, उधर से आप खींचेंगे और खींच के इसको तोड़ देंगे। ये बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती की कोई कहानी चल रही है। ऐसा थोड़ी ना कि पानी के हाथ होते हैं जो खींचना शुरू कर देगा। अब इसी में थोड़ा सा एक टेक्निकल पार्ट, नया टर्म आने वाला है, उसको हम समझते हैं। ये Na+ हो गया और ये मान लीजिए Cl- हो गया। इस Na+ के चारों तरफ पानी का माइनस पोल इकट्ठा होने लगेगा। ये मान लीजिए पानी का माइनस पोल है, ये चारों तरफ पानी का माइनस पोल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से Cl- के ऊपर पानी का प्लस पोल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो Cl- के ऊपर पानी का प्लस पोल ऐसे चारों तरफ से ऐसे खींच ले। अच्छा, अब तुम ये बताओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इन पानी के मॉलिक्यूल्स के पास कुछ हाथ हैं जो इनको खींचना शुरू कर देगा? ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉरी आयनिक बॉन्ड है। इस आयनिक बॉन्ड को आप पानी के अंदर डाल रहे हैं, यानी इस बिल्डिंग को आप पानी के अंदर डाल रहे हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स इधर से माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इधर से प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसा क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा। देखो, तुम ये मानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इसको तोड़ रहे हैं आप। भाई समझो बात को, बिल्डिंग को घुलाया, बिल्डिंग को पुश कर दिया। इसका मतलब क्या किया आपने? आपने जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो सब खत्म कर दिया। यस सर। यानी वो जो बिल्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जुड़ी हुई थी, जिसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, वो जो लैटिस था, वो लैटिस पानी में गया और पानी ने वो उसको सब तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया, फुस। यानी पानी ने उस एनर्जी को प्रोवाइड किया जो इस लैटिस को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड थी। समझो बात को, अकल लगाना। यानी अगर ये लैटिस यहां से टूट रहा है, अगर ये बिल्डिंग यहां से फुस हो रही है, तो बिल्डिंग तभी फुस होगी जब इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको मिले। और तुम्हें पता है बिल्डिंग को तोड़ने की जो एनर्जी होती है उसे लैटिस एनर्जी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो लैटिस आपने इसके अंदर डाला है, अगर उस लैटिस एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर एनर्जी आपको कहीं से मिल जाए तो आप इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़ देंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है वो एनर्जी मुझे मिल कहां से रही है। अगर ये नमक की बिल्डिंग वाटर में डिसॉल्व हुई तो इसका मतलब नमक के डिसोल्यूशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, दैट वाज लैटिस एनर्जी ऑफ द सॉल्ट, वो कहीं ना कहीं से मिली। हमने तो नहीं दी। पानी में डालने के बाद नमक अपने आप घुल गया। वो एनर्जी कहां से निकल के आई? वो एनर्जी आई एक इंटरेक्शन से, और वो इंटरेक्शन है कैटायंस का एनायंस के साथ इंटरेक्शन, जो ध्यान से देखा जाए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तमाम एनर्जी रिलीज करेगा। यानी इस कैटायनिक एनायनिक इंटरेक्शन से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तमाम एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी रिलीज होगी, इस रिलीज एनर्जी का नाम होगा हाइड्रेशन एनर्जी। समझो बात, ये एक नया टर्म है जो हमारे सामने आया है, जो इंपॉर्टेंट है। यानी जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को या आयनिक कंपाउंड की बिल्डिंग को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स उस बिल्डिंग के साथ इंटरैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इस इंटरैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हर कैटायनिक एनायनिक इंटरैक्शन एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब यह हुआ सर, इधर से एनर्जी खूब सारी निकलने लगेगी, इधर से एनर्जी खूब सारी निकलने लगेगी, और ये जो एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी इस लैटिस एनर्जी को ब्रेक करने का काम करेगी। बताओ समझे?
इसका मतलब ये हुआ अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो निकल रही है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तब तो सॉल्ट डिसॉल्व करेगा, अगर वो लैटिस एनर्जी से कम है तो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं करेगा। यानी डिसोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या हो गया? सॉल्ट के डिसोल्यूशन का क्राइटेरिया है लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम होनी चाहिए। यानी इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन ओनली सॉल्ट डिसॉल्व्स। आज हम इसके बारे में इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन नीचे लिख लेते हैं बात तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई तो नहीं है। हम तुम्हें एक पॉइंट पर कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत यूनिक से पॉइंट्स है। मतलब सर वो ऐसा नहीं कि सर हमारा इससे काम नहीं चलेगा, काम इससे चल रहा है हमारा कि अगर निकल के आने वाली एनर्जी, कौन सी एनर्जी? जो कैटायनिक एनायनिक इंटरेक्शन हो रहा है, जो कैटायंस वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो सॉल्ट के एनायंस है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसे आप हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर ये निकल के आने वाली एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है, रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम क्या है? लैटिस एनर्जी। यानी रिक्वायर्ड एनर्जी इज लैटिस एनर्जी और रिलीज एनर्जी इज हाइड्रेशन एनर्जी। सो इफ द रिलीज एनर्जी इज मोर देन रिक्वायर्ड एनर्जी तो मस्ट वो रिलीज एनर्जी उस लैटिस को थुस करके तोड़ देगी और वो सॉल्ट डिसॉल्व कर जाएगा। समझो बात को। लेकिन ये अभी के लिए इस बात को सच मान लेते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है तो ही ये घुल्लम घुलाई चलती। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई मतलब क्या हुआ? सर निकल के आने वाली जो एनर्जी है वो कम है और जो लैटिस की एनर्जी है वो ज्यादा है। अब बताइए उस मजबूत लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए और जो निकल रही है वो कम है, तो क्या आप लैटिस को तोड़ पाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो पाए, पत्थर ऐसे पड़ा रहेगा बस। उस पत्थर को फुस करने के लिए आपको रिलीज एनर्जी की वैल्यू रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा चाहिए। रिलीज इज हाइड्रेशन, द रिलीज एनर्जी इज हाइड्रेशन एनर्जी एंड द रिक्वायर्ड एनर्जी जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। यानी जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस कैटायनिक एनायनिक इंटरेक्शन से उसे हाइड्रेशन, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी है जिससे आप इस लैटिस को पुश कर सकते हैं उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहा जाता है। अभी के लिए इस बात को सच मान लेते हैं कि अगर रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा होती है तभी सॉल्ट डिसॉल्व करता है, अदरवाइज सॉल्ट डिसॉल्व नहीं करता। हम इसलिए कह रहे हैं इस बात को बार बार कि अभी के लिए इस बात को सच मान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं अब जिसमें यह बोला जा रहा है कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम, फिर भी सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा है। और इसका तो मैं तुमको सीधा एक एग्जाम्पल नमक से दे सकता हूं। नमक एक ऐसी चीज है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से थोड़ी सी कम होती। सोचिए, हाइड्रेशन लैटिस से कम है, यानी मजबूत कौन हुआ? रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हुई या रिलीज? रिक्वायर्ड एनर्जी। और रिक्वायर्ड एनर्जी जब ज्यादा होती है तो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता सॉल्ट। लेकिन तुम तो ये जानते हो या जानती हो नमक तो बड़ी मस्त तरीके से घुलता है, बड़ा आसानी से घुल जाता है नमक पानी के अंदर। यानी डिसोल्यूशन तो सर बड़ा बढ़िया है इसका, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब ये अजीब सी कहानी है सर, ये अब उल्टा है फिर भी मस्त घुल रहा है। इसका मतलब सर ये जो क्राइटेरिया लिखा है आपने कि एच इज ग्रेटर देन एल देन ओनली सॉल्ट डिसॉल्व, ये सही नहीं। इसका मतलब डिसोल्यूशन का सर ये क्राइटेरिया ही नहीं, मुझे लगता ये क्राइटेरिया ही गलत है कि रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी कम होनी चाहिए। क्योंकि सर नमक इसका बड़ा सीधा एग्जांपल है। द डिसोल्यूशन ऑफ नमक इज 1 किलो कैलोरी एंडोथर्मिक। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट मींस इट रिक्वायर्ड एनर्जी, it requires energy for by 1 kilocalorie. Still salt dissolves in water must एकदम। इसका मतलब ये हुआ सर क्राइटेरिया जो है डिसोल्यूशन का वो ये नहीं होगा, कोई और क्राइटेरिया होगा। आज इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आज तो मैं समझ में नहीं आया, लेकिन हम जब जिस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे उस पॉइंट पर इस बात को दोबारा भी उठाया जाएगा। इसलिए हमने लिख दिया है अभी के लिए बात ठीक लगती है लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नहीं इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं कि सॉल्ट का डिसोल्यूशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है। तुम ये सब लोग समझ रहे हो कि अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी और रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगी तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा है और रिक्वायर्ड एनर्जी कम है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ये हुआ सॉल्ट के डिसोल्यूशन का क्राइटेरिया एक्सोथर्मिक से रिएक्शन होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ तो सॉल्ट का डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन नमक का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है बाय 1 किलो कैलोरी,
लेकिन नमक घुलता है। तो इसका मतलब हुआ सर ये एंडो एक्सो की जो आप बातें कर रहे हैं ना कि निकल के आने वाली रिक्वायर्ड, ये सब बेकार की बात है सर। कोई और है जो इसके डिसोल्यूशन को गवर्न करता है, और वो है जो किसी भी रिएक्शन की होने को गवर्न करता है, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को गवर्न करता है, एंड दैट इज फ्री एनर्जी चेंज, जिसके बारे में अभी हम कोई बात नहीं करें। समझो बात। यानी ये जो एंडो एक्सो की ड्रामेबाजी है सब बिल्कुल गलत है कि सर जो एक्सोथर्मिक होगा तो होगा, एंडो होगा तो नहीं होगा। इसका एक बड़ा अच्छा सीधा और एक एग्जाम्पल तुम्हें देता हूं। चाय, तुम अगर चाय को अपने कमरे में रख दो, तुमने टेबल पे रख दी, चाय का कप रख दिया, कॉफी रख दी ऐसे गर्म एकदम, तुम बताओ 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद क्या होता है? ठंडी हो जाती? मलाई आ जाती है। नहीं, पी तो लेते हैं। हम कह रहे हैं अगर हम चाय को रख दें, गर्म चाय को रख दें, तो वो गर्म चाय, कोई गर्म चाय नहीं, कोई भी गर्म सामान जो है थोड़ी देर अगर कमरे में रख दिया जाए तो वो ठंडा होता है कि नहीं? ठंडा हो जाता है। इससे क्या पता चल रहा है? इसका ठंडा होना एनर्जी रिलीज कर रहा है या एनर्जी मांग रहा है? सर रिलीज कर रहा है। रिलीज कर रहा है। तो दैट मींस ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसको आप एक्सोथर्मिक कह रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। समझ रहे हो बात को? ये हो रहा है। हम कर रहे हैं, चाय को हम ठंडा करते हैं, बीच में बाद ऊपर खड़े होकर फूकते रहते हैं 10 मिनट तक, या अपने आप 10 मिनट में ठंडी हो जाती? सर अपने आप हो जाती है। तो इसका मतलब ये दिस इज द प्रोसेस विच इज अकरिंग इट्स ओन, या अपने आप हो रही है, और अपने आप हो रही है तो दैट मींस दिस इज अपने आप, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रोसेस का लेन देन क्या है एनर्जी के रेस्पेक्ट में? ये क्या है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। निकल रही है सर पानी, चाय में से हीट निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, वो ठंडी होती जा रही है, उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो दैट मींस चाय के एग्जांपल से क्या पता चला कि एक ऐसा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो अपने आप हो रहा है। यानी सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर है तो वो अपने आप होगा। और वो चीज देखिए यहां पर भी आपको बोली गई है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है तो इसका मतलब प्रोसेस होगा और डिसोल्यूशन होगा। यहां तक समझ में आया? ये तो सही क्राइटेरिया सर ऊपर वाला। फिर तो दिस इज एक्सो, दिख रहा है He इज ग्रेटर देन Le, दैट मींस एक्सो। तो सर ये देखिए आप सही तो लिख रहे हैं, ये क्या बकवास आपने की है? बात तो करनी पड़ेगी। अरे भाई एक्सो है तो होगा स्पॉन्टेनियस ना। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब तुम उसी कमरे में मान लीजिए आपने एक ग्लास पानी लिया, और पानी को जो है आपने, या आइसक्रीम, चाय छोड़िए, अब क्या आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक? अब आप ये बताइए 5 मिनट बाद आइसक्रीम के साथ क्या होता है? पिघल जाएगी। पिघल जाती। अब ये बताओ आइसक्रीम का पिघलना मतलब एनर्जी लेके पिघलती है या एनर्जी रिलीज करके पिघलती? सर लेके पिघलती। एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडो। एंडो। तुम पिघालते हो 10 मिनट तक आइसक्रीम को, या अपने आप पिघलती? सर अपने आप पिघलती है। इसका मतलब सर ये तो एंडो है, ये अपने आप हो रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा है मैं बात। अभी आपने इससे पहले वाला एग्जांपल लिया था जिसमें एक्सोथर्मिक था, वो भी अपने आप हो रहा था। सर ये आइसक्रीम भी अपने आप पिघल रही है, लेकिन प्रोसेस एंडोथर्मिक है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सोथर्मिक अपने आप होता है या एंडोथर्मिक अपने आप होता है। तुम्हें इसलिए ये बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि एक्सो और एंडो किसी चीज के होने को डिसाइड ही नहीं करते। हम सिर्फ अभी के लिए ये बताना चाह रहे हैं। मतलब आप सिर्फ अगर इस बात को हम ये तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि सर ये चीज कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बट दिमाग में अगर एक छोटी सी बात रखें हमेशा कि He इज ग्रेटर देन Le, देन ओनली सॉल्ट डिसॉल्व। ठीक है सर, अभी के लिए हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि He Le से बड़ा है या He Le से छोटा है। सर इसका डिसोल्यूशन से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि He का Le से बड़ा होना या He का Le से छोटा होना ये सिर्फ एंडो और एक्सो को डिसाइड करता है। If He is more than Le, the process is exo. If He is less than Le, the process is endo. लेकिन endo exo is not the criteria for the spontaneity. The criteria of spontaneity or for spontaneity is different. अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं। प्लस एक बात याद कर सकते हैं अभी के लिए कि अगर सॉल्ट के डिसोल्यूशन के दौरान रिलीज एनर्जी, जिसको आप हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, अगर वो लैटिस एनर्जी से बहुत ज्यादा है तो सॉल्ट का डिसोल्यूशन के चांसेस बढ़ने लगते हैं। अगर हाइड्रेशन और लैटिस का डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्ट के डिसोल्यूशन की संभावनाएं ज्यादा है। अगर हाइड्रेशन और लैटिस का गैप कम है तो सॉल्ट के डिसोल्यूशन की संभावनाएं कम। बताओ ये बात समझे कि नहीं? यानी कोई मुझसे पूछे कि ये वाला सॉल्ट ज्यादा घुलेगा या ये वाला सॉल्ट ज्यादा घुलेगा, किस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इस सॉल्ट को पानी में डालेंगे, इस सॉल्ट को पानी में डालेंगे, यहां से हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे, यहां से हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे, और क्या ये कहना ठीक रहेगा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है इसलिए ये वाला सॉल्ट ज्यादा घुलेगा? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। बिल्कुल गलत कह रहे हैं हम। सर हाइड्रेशन एनर्जी, अरे लल्लू हो यार तुम लोग, इतनी देर से यही समझा रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी मेरी ज्यादा है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी हाइड्रेशन एनर्जी कम, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान लीजिए जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है वो ये कह दे हमारी लैटिस भी बहुत ज्यादा है, अब गजब लल्लू आदमी हो यार, तुम खुद नहीं समझते बात को। He अकेले थोड़ा डिसाइड करेगा कि मैं घुलूंगा कि नहीं घुलूंगा, He Le के साथ डिसाइड करेगा। समझ भी रहे हो? हैं क्या?
क्या? आपने क्वेश्चन पूरा नहीं बताया था पहले। नहीं, मैं अभी भी मैं पूरा फिर से मैं पूछ लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे पास दो सॉल्ट्स हैं, ठीक। इन दोनों सॉल्ट को पानी में डाला, पानी में डालने के बाद इस सॉल्ट ने भी एनर्जी रिलीज की, दैट इज हाइड्रेशन, और इस सॉल्ट ने भी एनर्जी रिलीज की, हाइड्रेशन। दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी आ गई। अब इस सॉल्ट की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा है और इस सॉल्ट की हाइड्रेशन एनर्जी कम, मान लीजिए। तो क्या ये कहना ठीक है कि जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा घुलेगा? अकेले हाइड्रेशन एनर्जी ये डिसाइड कर सकती है कि मैं ज्यादा घुलूंगा या कम? कहीं No, ऐसा sir. नहीं कर सकती ना, समझो। कहीं ऐसा ना हो वो सॉलिड ये कहे, वो पत्थर, कि अरे यार मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, चलिए ठीक है, मेरी लैटिस एनर्जी और भी ज्यादा है। अब तो बेकार हो गया सर, आपकी हाइड्रेशन ज्यादा लेकिन लैटिस तो और भी ज्यादा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ सॉल्ट वो ज्यादा डिसॉल्व करेगा जिसका हाइड्रेशन और, अच्छा उल्टा करते हैं, ये पत्थर ये कह रहा है मेरा लैटिस जो है बहुत मजबूत, और ये वाला पत्थर कह रहा है मेरा लैटिस जो है थोड़ा कमजोर। क्या ये कहना ठीक है कि तुम्हारा लैटिस कमजोर है तो आसानी से पानी में घुल जाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी देखनी पड़ेगी। हो सकता है ये पत्थर का भैया हमारी हाइड्रेशन और भी बेकार है, हमारा लैटिस तो बेकार है ही, साथ में हमारा हाइड्रेशन और भी बेकार है, आप घुलेगा नहीं। लेकिन जो वो मजबूत वाला क्या कह रहा है, हमारा लैटिस मजबूत है, और जैसे ही पानी में गया ऐसे छम हाइड्रेशन एनर्जी निकल आई, क्या वो नहीं घुलेगा? घुल जाए। इसका मतलब ये हुआ अकेले लैटिस का ज्यादा या कम होना या अकेले हाइड्रेशन का ज्यादा कम होना ये सॉलिबिलिटी को डिसाइड नहीं करेगा। द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड लैटिस। बताओ समझे कि नहीं? More the difference between hydration and lattice, more will be the solubility of the salt. ये क्राइटेरिया समझ में आता है। न ओनली हाइड्रेशन न ओनली लैटिस ये डिसाइड नहीं करेंगे कि सॉल्ट का डिसोल्यूशन ज्यादा होगा या सॉल्ट का डिसोल्यूशन कम होगा। द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट विल बी द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड लैटिस। जितना ज्यादा हाइड्रेशन और लैटिस का गैप बढ़ेगा, सॉल्ट के सॉल्युबल होने के चांसेस या उसकी सॉल्युबिलिटी वो वाटर के अंदर इंक्रीज ही होगी। थोड़ा सा अपने आप समझ लो और इसको एक बार दोहराओगे तभी याद होगी। ये तो बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। सर मैं आपने कहा था हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, हाँ ज्यादा होनी चाहिए, और आप बताइए इस सॉल्ट की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये कम घुलेगा, क्या बदतमीजी है? तो मैं उसको पलट के यही तो बोलूंगा, भाई हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी खबर है, लेकिन लैटिस तो और भी ज्यादा अगर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और लैटिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी, वो और भी ज्यादा है, तो बेकार हो गया, अब तो नहीं घुलेंगे। इसका मतलब हुआ किसी एक के ज्यादा या कम होने से कुछ नहीं होगा, किसी एक के ज्यादा और कम का जो डिफरेंस है सर वो जितना बढ़ता चला जाएगा सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी द क्राइटेरिया फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड लैटिस। मोर, ये तो कंफर्म हो गया, द क्राइटेरिया इज H इज ग्रेटर देन L। चलिए यहां तक ठीक है। मोर द डिफरेंस बिटवीन H एंड L, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। नाउ दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट्स। For a single salt, the dissolution criteria is the He should be greater than Le. This is the criteria for a single salt solubility. But the comparison, अगर मैं दो लोगों का कंपैरिजन करता हूं तब क्राइटेरिया क्या बनेगा? He और Le इसकी ज्यादा होनी चाहिए, He is greater than Le, तो ये डिसॉल्व करेगा। इसके लिए He is greater than Le, तो ये डिसॉल्व करेगा। अब दोनों में ज्यादा कौन डिसॉल्व करेगा? जिसका He और Le का गैप ज्यादा। सब लोग आराम से समझ लो इस बात। यस सर, समझ गए। स्पंदना ठीक है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि, लेकिन सर इसमें एक तकलीफ आ रही है। तकलीफ क्या है? तकलीफ ये कि सर जैसे दो आदमी, जो दो पत्थर अभी आप ऐसे इशारा कर रहे थे, उसमें से एक पत्थर और दूसरे पत्थर की लैटिस एनर्जी को कंपेयर करने का कुछ आइडिया है हमारे पास, क्योंकि आपने बताया था लैटिस एनर्जी दो फैक्टर्स के ऊपर मेनली डिपेंड करती है, एक साइज फैक्टर और एक चार्ज फैक्टर। तो हम उन दोनों को क्राइटेरिया बनाकर, या फिर एक और क्राइटेरिया है जो बड़ा यूनिक है, अगर तुम्हें याद हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स कार्बोनेट्स के लिए एक कोऑर्डिनेशन नंबर वाला फैक्टर भी यूज किया जाता है। तो आपने लैटिस एनर्जी का क्राइटेरिया मुझे बता रखा है जिसमें इन दो पत्थरों में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ये मैं उन तीन रूल्स को यूज करके निकाल सकता हूं। बताओ समझ गए बात? लेकिन सर दिक्कत यह है कि इन दो पत्थरों में मान लीजिए इसकी लैटिस ज्यादा है, चलिए ठीक है, तो ये भी तो नहीं कह सकते ना कि ये कम घुलेगा, मजबूत है कम घुलेगा, अरे कहीं हाइड्रेशन ना ज्यादा हो बहुत, समझे कि नहीं बात को? तो ये सिर्फ लैटिस को देखकर सर मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। सर मुझे ये तो बताइए कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर वो फैक्टर भी पता चल गए तो मैं इस सॉल्ट का लैटिस एनर्जी का फैक्टर देखूंगा और हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर देखूंगा और तब ये डिसाइड कर लूंगा कि किसका हाइड्रेशन और लैटिस का डिफरेंस ज्यादा है, मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो सब लोग? यानी अगर मैं डिफरेंट सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटी को कंपेयर करने की सोच रहा हूं तो अकेला लैटिस कुछ नहीं करेगा, अकेला हाइड्रेशन कुछ नहीं करेगा, ये दोनों मिलके ही डिसाइड करेंगे। अब मिलके डिसाइड करने के लिए एग्जाम में या किताब में या सवालों में मुझको ये तो बताया नहीं जाएगा
इन दोनों में इसकी लैटिस ज्यादा है, इसकी लैटिस कम है, इसकी हाइड्रेशन ज्यादा है, इसकी हाइड्रेशन कम है, ये तो मुझे बताया नहीं जाएगा। ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि वो जो दो सॉल्ट्स दे रखे हैं, इन दोनों सॉल्ट्स में किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। और फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस सॉल्ट के लिए हाइड्रेशन और लैटिस का गैप ज्यादा है। जहां पर हाइड्रेशन लैटिस का गैप ज्यादा निकल के आएगा वो सॉल्ट आपका बेटर सॉल्युबल होगा, और जहां हाइड्रेशन लैटिस का गैप कम निकल के आएगा वो सॉल्ट हमारा लेस सॉल्युबल। इतनी सी कहानी। तो इसका मतलब हुआ सर लैटिस एनर्जी में कंपेयर कर सकता हूं। आप मुझे वो 2-4 फैक्टर और बता दीजिए जो हाइड्रेशन एनर्जी को गवर्न करते हैं। यानी जब कोई पत्थर या बिल्डिंग पानी या किसी सॉल्वेंट के अंदर जाती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको आप सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो तुम्हें ये जो मैं बोल रहा था वो तुम एक बार देख सकते हो, ये तुम्हें मिल जाएगा, तुम एक बार पढ़ लेना। वेन एवर एनी कंपाउंड, वही जो डायग्राम मैंने बनाया उसी के बारे में बोल रहे हैं। वेन एवर एनी कंपाउंड, जनरली आयनिक कंपाउंड, दैट इज वो जो हमारा लैटिस बना था वो, और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें पोलैरिटी, जब आप इनको किसी पोलर सॉल्वेंट में, यानी जैसे पानी हो गया, पानी के अंदर डालते हैं तो होता क्या है कि डिफरेंट आयंस ऑफ द कंपाउंड, यानी कैटायंस और एनायंस जो कंपाउंड के हैं, दे गेट सेपरेटेड एंड गेट सराउंडेड बाय पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी वो अलग हो जाते हैं और उनको पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से ऐसे घेर लेते हैं। इस प्रोसेस को सॉल्वेशन या हाइड्रेशन का नाम दिया जाता है, और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी का नाम। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, अब काम की बात क्या है, इसमें लिखा भी है द आयनिक कंपाउंड्स विल बी सॉल्युबल ओनली इफ द सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर पानी हुआ तो उसे सॉल्वेशन की जगह क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेशन। पानी समझते हो ना, हाइड्रेट ऐसे। तो अगर सॉल्वेशन एनर्जी बोल रहे हैं तो दैट मींस एनी सॉल्वेंट, दिस इज अ जनरल वर्ड, बट इफ द सॉल्वेंट इज वाटर देन दैट सॉल्वेशन एनर्जी इज आल्सो नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी, यानी आयनिक कंपाउंड तभी सॉल्युबल होगा जब सॉल्वेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। हालांकि हमने बात कर ली है, ये बात तो करनी है, मतलब समझो ये फाइनल नहीं है, बात तो करनी, क्योंकि हाइड्रेशन हमेशा लैटिस से ज्यादा हो तभी सॉल्ट डिसॉल्व करेगा, ये सच्चाई नहीं। ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी हाइड्रेशन लैटिस से कम होती है फिर भी वो घुलते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल नमक है हमारा। तो इसका मतलब क्राइटेरिया कुछ और है, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते। ठीक, अभी के लिए इतना ही बहुत है कि हाइड्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, लैटिस कम होनी चाहिए, और ज्यादा घुलने का क्राइटेरिया ये है कि हाइड्रेशन और लैटिस का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा हाइड्रेशन और लैटिस का डिफरेंस होगा, सॉल्ट के घुलने की संभावनाएं उतनी बढ़ जाएंगी। और ये आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तुम थोड़ा सा खुद भी अकल लगा के सोच सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो सॉल्ट के अंदर आने के बाद रिलीज होती है, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हो। तो और ये बहुत आसान है, मतलब इतनी अकल तुम लगा सकते हो, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं। सॉल्ट का जो कैटायनिक एनायनिक कंपोनेंट है उसको पानी चारों तरफ से घेरेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी ज्यादा रिलीज कब होगी, जब क्या क्राइटेरिया हो उस कैटायन एनायन का, बहुत सिंपल। सर जब चार्जेस और फोर्स ज्यादा होगा। जब चार्जेस ज्यादा होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर कैटायन का चार्ज बड़ा है तो तुम्हें नहीं लगता उसको पानी ज्यादा चिपकेगा? भाई कैटायन का चार्ज अगर ज्यादा है, मान लीजिए +2 है, तो +2 के केस में पानी की जो पोलैरिटी है वो +2 के पास ज्यादा चिपकेगी, और जितनी ज्यादा वो चिपकेगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी कैटायनिक एनायनिक साइज के ऊपर तो डिपेंड करती है, और वो हमारा पहला फैक्टर है, वो तुम्हारे सामने है। साइज जो हमारा सॉल्वेशन एनर्जी है, या जिसको आप हाइड्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, अगर पानी की बात करें, दिस इज सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक एनायनिक चार्ज। बिल्कुल सही कहा तुमने कि कैटायनिक एनायनिक चार्ज के ज्यादा होने से सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा कैटायन और एनायन पे चार्ज होगा, सॉल्वेंट उतना ज्यादा उसके साथ चिपकेगा, और जितना ज्यादा सॉल्वेंट उससे चिपकेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। दूसरा क्राइटेरिया क्या बनाया गया है? दूसरा क्राइटेरिया बनाया गया है कि जो सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस 1/r-, यानी कैटायन का साइज अगर छोटा है तो पानी ज्यादा सराउंड कर देगा, कैनायन का साइज छोटा है तो पानी ज्यादा सराउंड कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ जितना छोटा कैटायन का साइज होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, जितना छोटा एनायन का साइज होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, और नेट हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। अच्छा, एक काम की बात है, पता है तुमने गौर किया है कि नहीं, ये यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी का क्राइटेरिया है, जरा देखना, ये हाइड्रेशन एनर्जी का क्राइटेरिया इस बार देखो तो तुम ये वाला है, ये हाइड्रेशन एनर्जी का क्राइटेरिया, जरा समझना बात को।
और तुम्हें सर आप अटक गए। को लेके था, लेकिन वो शायद ऐसा था, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं। तुम ध्यान से देखो जरा, कुछ याद आ रहा है क्या? यस सर। यानी लैटिस एनर्जी इंटर आयनिक डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। दैट मींस 1/r प्लस प्लस r माइनस ऐसे। और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इंडिविजुअली कैटायन की और एनायन के साइजेस का इनवर्सली लिंक होता है। 1/r प्लस अलग है और 1/r माइनस अलग। यहां पर r प्लस और r माइनस डिनोमिनेटर में है, वहां r प्लस और r माइनस दोनों अलग अलग। ये दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं? इस वाले केस और इस वाले केस में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? और दोनों इनवर्स है। हम ये नहीं कह रहे कि दोनों इनवर्स हैं, यानी r प्लस और r माइनस के साइज के साथ उल्टा रिश्ता वहां भी है और उल्टा रिश्ता यहां भी है, लेकिन वहां उल्टा रिश्ता कुछ इस तरह का है कि 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस इस तरह से, और यहां पर 1/r प्लस प्लस r माइनस, यहां डिनोमिनेटर में दोनों साइज आ गए। ठीक है ना, समझ में आ गया? अच्छा, अब दूसरा रूल क्या तीसरा क्राइटेरिया क्या बनाया गया है? लैटिस एनर्जी का इससे क्या कोई लेना देना है? लैटिस एनर्जी की बात कर रहा हूं, लैटिस जो पहले पढ़ी थी। लैटिस एनर्जी का क्या इस बात से कोई लेना देना है कि आप उसको किसके अंदर घोलने जा रहे हैं? पानी में घोलने जा रहे हैं कि नमक है? लेना देना है लैटिस एनर्जी का। हाँ सर। क्या है बताइए जरा। सर अगर आप पोलर में नहीं डालेंगे, पोलर में सॉल्यूशन में, तो वो होगा ही नहीं डिसॉल्व। नहीं तो अबे डिसॉल्व कैसे कैसी है? लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं। लैटिस एनर्जी का इससे क्या लेना देना है कि आपने नमक को पानी में डाला है कि अपने अंदर डाला? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पर। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, हम तो लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं भाई। लैटिस एनर्जी का इस पत्थर की मजबूती का इससे क्या लेना देना है कि ये पानी में गिरने जा रहा है कि तालाब में गिरने जा रहा है कि नमक में गिरने जा रहा है कि अब चाय में गिरने जा रहा है? बताइए। तुम गजब लल्लू सब लोग यार। लैटिस एनर्जी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहीं नाम लिया था कि पानी के अंदर पढ़ रहे हैं? लैटिस की क्या डेफिनेशन दी गई थी लैटिस एनर्जी की, बताओ? वो एनर्जी जो चाहिए उस लैटिस के एक मोल को ब्रेक करने के लिए इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस। इसमें कहां पानी आ रहा है बताइए मुझे? सॉल्वेंट से क्या लेना है? मतलब बहुत लल्लू हो यार तुम लोग, सही बता रहे हैं सर। पानी पोलर सॉल्वेंट है, अबे उसके अंदर डाल दोगे क्या माइक? अरे यार कृत कहां हो यार? कृत तुम यस सर। तुम बताओ यार, ये सारे लोग लल्लू हैं यार। क्या करे सर? तुम सब लोग बताओ, ये जो मैं पूछ रहा हूं तुम मेरी बात समझ रहे हो? पता नहीं तुम लोग छोड़ो यार। ये जो लोग दिखाई, एक तो यही तो दिक्कत है, जो दिख रहे हैं वो लल्लू हैं और जो दिख नहीं रहे हैं वो दिख ही नहीं रहे हैं। उनसे हमारा ध्यान ही नहीं जाता उनकी तरफ। लवली बताएगी। लवली तुम बताओ, क्या लैटिस जो हमारा बना है, मजबूत लैटिस जो हमारा बना है, इस लैटिस एनर्जी का इससे क्या लेना देना है कि वो बिल्डिंग पानी में गिर रही है या चाय के अंदर गिर रही है या रूह अफ़ज़ा के अंदर गिर रही है? लैटिस की जो मजबूती है उसका इन सॉल्वेंट से क्या लेना देना, बताइए आप? लैटिस का तो मतलब इनसे कुछ, मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं था आपने कि इनसे क्या लेना देना। मतलब आप तुम खुद, हम कैसे बताएं? मतलब हम तो इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं, तुम लोग खुद सोचो ना। जैसे ये पत्थर है यार, ठीक, इस पत्थर की मजबूती कितनी है? तो क्या डेफिनेशन हुई? डेफिनेशन हुई कि इस पत्थर के अंदर जितने भी इसके गैसियस आयंस है, जैसे नमक ले लेते हैं NaCl। NaCl की लैटिस एनर्जी का क्या मतलब है? NaCl की लैटिस एनर्जी का मतलब है NaCl के एक मोल बिल्डिंग को आप Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में ब्रेक कर रहे हैं, यही मतलब है ना? यस सर। तो इसमें से क्या लेना देना है कि आप उसको पानी के अंदर ब्रेक कर रहे हैं? कि भाई नमक की अपनी एक मजबूती है, वो एक बिल्डिंग बन गई, इस बिल्डिंग से जो एनर्जी रिलीज हुई उसको आपने लैटिस एनर्जी बोल दिया। इसमें सॉल्वेंट का कोई लेना देना नहीं है भाई। कुछ समझ रहे हो कि नहीं बात सब लोग? इसका मतलब लैटिस एनर्जी जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने सिर्फ वही फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो कैटायंस एनायंस के जुड़ने से मजबूती आती है। उसका जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं था।
कि वो एनवायरमेंट कैसा है, वो एनवायरमेंट पोलर है कि नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरा नमक तैयार हुआ वो कैसे बना, Na+Cl- जुड़ गए, नमक बन गया। इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई दैट इज लैटिस एनर्जी। इसका सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है, एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? क्या हाइड्रेशन एनर्जी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि मेरी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करती है? दो लोग आपस में बात करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज हाइड्रेशन। यस सर। हाइड्रेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन हुई जरा देखिए, हाइड्रेशन के बारे में भी बात हुई हमारी। जब दो लोग आपस में बात करेंगे, कौन है दो लोग बताइए? एक तो नमक की बिल्डिंग और एक पानी। यस ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इनकी बातचीत से एनर्जी निकलेगी जिसको आप क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। क्लियर? अब इस बातचीत की मजबूती क्या सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करेगी? मेरे ऊपर जितना डिपेंड करना था वो कर लिया। देख लीजिए आप कहां गया वो, साइज फैक्टर मेरा बिल्डिंग का, चार्ज फैक्टर मेरा बिल्डिंग का, ये तो मेरा फैक्टर हो गया, ये वाला हाथ। अब साहब भी तो आएंगे, साहब क्या बोलेंगे, अरे भाई ऐसा है, हम भी तुमसे ज्यादा बात तभी तो करेंगे जब हमारे अंदर पोलैरिटी ज्यादा होगी। समझो बात को, ये हाइड्रेशन एनर्जी की बात थी आरुषा, समझो बात को। लैटिस में तो तुम एब्सेंट थी। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हाइड्रेशन एनर्जी जो है हमारी, वो हाइड्रेशन एनर्जी मुझ पर डिपेंड करेगी और मुझ पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी दो लोगों के मिलने से रिलीज होती। लैटिस का दूसरे से मतलब, लैटिस ये है सर, इसका माहौल के माहौल से मुझे मतलब नहीं है। ये लैटिस जितना मजबूत बनेगा, कब बनेगा सर? जब चार्ज कैटायन ऐसा हो, एनायन ऐसा हो, ऐसा हो, वैसा हो। सॉल्वेंट या सराउंडिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब आप हाइड्रेशन की बात करते हैं या सॉल्वेशन की बात करते हैं तो सॉल्वेशन मेरा हो रहा है इस सिस्टम के अंदर। हमारी बातचीत सॉल्वेशन एनर्जी डिसाइड करेगी या हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करेगी। मैं आपसे ज्यादा बात करूंगा कब? जब मेरा चार्ज ज्यादा होगा, मेरा साइज छोटा होगा। ये देखिए, ठीक है। लेकिन आप भी तो मुझसे बात कर रहे हैं, या सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूं? आप भी मुझसे बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर मैं आपसे ज्यादा बात तब करूंगा जब मैं भी पोलर होऊंगा। यानी हाइड्रेशन एनर्जी सिर्फ लैटिस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। सॉल्वेंट जितना इंटरैक्ट करेगा सॉल्यूट से, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। दैट मींस सॉल्वेंट की भी पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड फैक्टर है, वो है सॉल्वेंट का पोलर नेचर। यानी जितना ज्यादा सॉल्वेंट का पोलर नेचर होगा, वो उतना ही ज्यादा लैटिस के साथ इंटरैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा वो लैटिस से इंटरैक्ट करेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और वो फैक्टर ये, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1-1/एप्सिलॉन। इस तुम चाहो तो सिर्फ एप्सिलॉन लिख सकते हो। लैटिस एनर्जी, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस नहीं भाई, लैटिस का सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी is directly proportional to 1-1/epsilon. This is directly proportional to 1-1/epsilon. 1-1/epsilon, where epsilon is the dielectric constant of a solvent, which is, क्या होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट? which is a measure of polarity of solvent. सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, वो उतना ज्यादा हो। तुम इधर कुछ मत देखो, इन सब चीजों छोड़ो, तुम पहले अपनी अकल लगाओ जरा। जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, हमें मतलब नहीं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा, तुम बताओ अगर सॉल्वेंट ज्यादा पोलर हुआ तो तुम्हें नहीं लगता वो बिल्डिंग के साथ ज्यादा बातचीत करेगा? ये थोड़ी सी केमिस्ट्री नहीं है इसमें। तुम इसको केमिस्ट्री बना के सड़ा दो, तुम इसको सड़ाना चाहो सड़ा दो, ठीक। अदरवाइज इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है सर। दो लोग बात करेंगे, दोनों लोग बात करने की बात चल रही है, जितनी इनकी बीच में बातचीत होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बात खत्म। इनकी बातचीत दो लोगों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक आपकी मजबूती के ऊपर और एक आपकी मजबूती के ऊपर। जितना ज्यादा आप इससे बात करेंगे, आपकी एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा। उल्टा, जितना आप इससे ज्यादा बात करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो सर दूसरा क्राइटेरिया इसका है, और वो ये कि जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा, बातचीत उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा बातचीत होगी, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। यानी सॉल्वेंट की पोलैरिटी के ज्यादा होने से भी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती। कुछ समझ में आया? अगर कोई पूछे नमक की लैटिस एनर्जी पानी में इतनी है और फलाना साहब के अंदर इतनी है, तुम कहोगे पगला गए हो क्या? नमक की लैटिस एनर्जी फिक्स होती है, चाहे पानी में निकालो चाहे उसके अंदर निकालो। कुछ समझे बात को? लेकिन नमक की हाइड्रेशन एनर्जी, नमक की जो सॉल्वेशन एनर्जी है सर, वो बदल जाएगी। जब आप उसको पानी में घोलेंगे तो ज्यादा निकलेगी,
अल्कोहल में घोलेंगे कम निकलेगी। कुछ समझे बात को? क्यों? क्योंकि सर आप बातचीत करते वक्त दूसरा आदमी सामने आ रहा है और दूसरा आदमी कह रहा है भाई मेरी बातचीत कम होती है ऐसी तैसी, तो इसका मतलब एनर्जी कम निकलेगी। सो लैटिस एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंट, बट द हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट। इफ द एनवायरमेंट इज पोलर से पोलर, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। समझ पाए? यानी हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्वेंट की पोलैरिटी के साथ डायरेक्ट रिश्ता रखती है। कुछ लोग कहते हैं सर ये डायरेक्ट रिश्ता कैसे? ये तो इनवर्स रिश्ता है। देखिए एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सर देखिए उल्टा है। उल्टा नहीं है, ध्यान से देखो, एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो 1/एप्सिलॉन छोटा होगा। एप्सिलॉन ज्यादा हुआ तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, बिकॉज एप्सिलॉन इज द मेजर ऑफ द पोलैरिटी। यानी पोलैरिटी ज्यादा, एप्सिलॉन ज्यादा। यहां पर लिख लेते हैं, एप्सिलॉन के ज्यादा होने का मतलब है पोलैरिटी का ज्यादा होना। बात खत्म। अच्छा, अब अगर एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो 1/एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा, और अगर 1/एप्सिलॉन छोटा हो गया तो 1 में से छोटा नंबर घटाने से बड़ा नंबर आएगा। डायरेक्ट रिश्ता है ये, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये यानी एप्सिलॉन बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, जबकि एप्सिलॉन नीचे है तो ऐसा लगता है एप्सिलॉन के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी ना। एप्सिलॉन बढ़ेगा, 1/एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा। 1/एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा तो 1 में से छोटा नंबर घटाने से बड़ा नंबर आएगा। कुछ समझ भी रहे हो? यानी हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। मोर पोलर द सॉल्वेंट, बेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। और उसका एक एग्जांपल, इसको हटा देते हैं, उसका एक एग्जांपल है, ये गलत, उसका एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है हमारे सामने? उसका एग्जाम्पल ये है कि जो हमारा जो सॉल्वेंट है, अगर वो सॉल्वेंट आपका पानी, तो उस केस में अगर देखें तो पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अल्कोहल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से काफी ज्यादा होता है। और पानी का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो ऐसे में फिर पानी के अंदर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया मैंने, पानी का जो एप्सिलॉन है वो 81, मिथेनॉल का 34, इथेनॉल का 27। साफ समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पोलैरिटी वाटर की होगी, और पोलैरिटी की ज्यादा होने से पानी के अंदर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू किसी और सॉल्वेंट के अंदर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? सर ये एप्सिलॉन जो ये कांस्टेंट है, इसको निकालने का कोई तरीका होता है? नहीं, कोई नहीं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो हमें पहले से पता होंगे। हमारी पूरी केमिस्ट्री में इस एप्सिलॉन का कोई रोल नहीं। इसका रोल थोड़ा बहुत तुम्हारे फिजिक्स में देखने को मिलेगा, जब तुम कैपेसिटर वगैरह पढ़ते हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर इस एप्सिलॉन का कुछ रोल आएगा। मुझे ये नहीं पता कि वहां वो कैलकुलेट करवाते हैं कि नहीं, बट एप्सिलॉन हमारे लिए सिर्फ इतना है कि एप्सिलॉन इज द मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मोर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, मोर विल बी द मोर पोलर द सॉल्वेंट। पोलैरिटी इंक्रीज करने से सर हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि सर सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ेगी तो वो सॉल्यूट के साथ ज्यादा बातचीत करेगा, और जितना ज्यादा वो बातचीत करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। हमारे लिए सिर्फ इतनी कहानी। ओके सर। लवली, समझ में आया भाई? यस सर। वैभव काका, यस सर। आशीष, यस सर। नितिन, ठीक, सृष्टि। यस सर। यार ये सृष्टि वो वाली है क्या? हाँ, इंद्रपुरम वाली। तुम हो कहाँ? घर पे। अरे वाह भैया, तो क्लास में क्यों नहीं आई तुम? सर आज एक्चुअली स्कूल में कंपटीशन था तो मैं लेट हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं घर से लॉग इन करके पढ़ लेती हूँ। अरे यार बड़ा अच्छा सोचा तुमने, बड़ा आसान किया, थैंक यू थैंक यू। कौन सा कंपटीशन था? सर ऐसे राइटिंग, स्लोगन और वॉलीबॉल का टूर्नामेंट, और फिर क्या कहता है आर्ट कंपटीशन था। अच्छा, इन्होंने इतना सारा करवा दिया, किसी में तो जीत ही जाएगा आदमी, ऐसे है ना कि 8-10 कॉम्पिटिशन। हाँ, हाँ। वैसे अभी भी इतना टाइम है तुम लोग के पास कि ऐसे राइटिंग हो गया, ये स्लोगन वगैरह हो गया, ये सब कर पाओ? ये ऐसा हो पाता है क्या? सर बिल्कुल नहीं। सृष्टि, अब ये सब बंद कर दो भाई। हाँ सर, अब ये लास्ट टाइम ही है, इसके बाद तो बंद ही है सब। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। मतलब अगर इतना करने के बाद भी अगर मान लो कोई ये कहे कि भाई मेरा नीट में रैंक जो है वो सपोज 500 आ गया या 1000 आ गया, सपोज ऐसा, इतना करने के बाद तो फिर तब भी खुशी नहीं मिलेगी। तब एक ही बात आएगी कि यार अरे यार हम तो फर्स्ट भी ला सकते थे, हम तो थर्ड भी ला सकते थे, हम तो 10th रैंक भी ला सकते थे। क्योंकि तुम्हें तब याद आएगा ना कि भाई कुछ टाइम ऐसा था जो मैं यूज कर सकती थी या कर सकता था पढ़ाई में।
तो अफसोस तो उन लोगों को होता है। यही तो बच्चे होंगे जिनकी रैंक अगर सपोज किसी की रैंक सेकंड भी आ गई ना, और इसके बाद तो यही सोचेगा अरे यार मैं तो फर्स्ट, सोच सेकंड रैंक लाना कोई बुरी बात तो ना, मतलब सर क्या, लेकिन उसके बाद भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यही सोच रहा है यार मैं तो फर्स्ट ले आता, मैं तो फर्स्ट के ऊपर ले आता, मैंने तो इतना टाइम बर्बाद किया इसमें। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अब रैंक कुछ भी आ जाए, रिजल्ट कितना भी अच्छा आ जाए, वो अफसोस नहीं होगा तब जब तुम्हारे एफर्ट्स 100% होंगे। चाहे वो रिजल्ट खराब से खराब आ जाए, चाहे वो अच्छे से अच्छा आ जाए, अफसोस न होने का सिर्फ एक ही रीजन होगा, और वो होगा जब आपको ऐसा लगे कि आप इससे अच्छा नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? तो जैसे, और मैंने कई बार तुम्हें बताया, फिर तुम्हें बता रहा हूं, 2 लोग बन जाओ, 2 में से कोई एक बन जाओ, बस बीच वाला मत बनना। 2 में से एक मतलब सर हम जान लगा देंगे सर, जान लगा देंगे सर, आप मुझे, मेरा शेड्यूल ये है सर, ये देखिए मैं इतने बजे उठता या उठती हूँ, इतने बजे वॉशरूम गए, इतने बजे नहाए धोए, स्कूल गए, खाना पीना सर स्कूल में ये शेड्यूल रहा, खाने के बाद घर आए, घर आने के बाद फिर से नहाए धोए, जो भी कुछ किया, खाना पीना वगैरह वगैरह, सर ये मेरा पूरे दिन का शेड्यूल है। इसमें सर आप आधा घंटा और निकाल के दिखा दीजिए, जान जाए। मान लो मैंने माथा पच्ची की, ऐसा भी कर सकते हो, तुम नहाने में 1.5 घंटा क्यों लगाते हो, ऐसे करके मैंने जान लगा दी, समझ लो, सारी बैंड बजा दी, नहीं यार नहीं निकल पा रहा है, ठीक तू बहुत अच्छा कर रहा है। अब ऐसा करने के बाद भी अगर बच्चा बाद में आके बोले सर मेरा रिजल्ट बड़ा खराब आया, तो ना तुम्हें अफसोस होगा ना हमें अफसोस होगा, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें। और सबसे बड़ी बात है, हमारे तुम्हारे अफसोस से फर्क नहीं पड़ता यार, इनफैक्ट तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पेरेंट्स को अफसोस नहीं होगा, सबसे अच्छी बात, क्योंकि वो तुम्हें ये सब करते हुए देखते हैं। वो ऐसा तो नहीं सर ये सब हम छुप के करते हैं, सर हम जो उठते भी छुप के हैं, स्कूल भी छुप छुप के चले जाते हैं, लौट के भी छुप छुप के आ जाते हैं, उनको पता ही चलता हमारा सीन चल क्या रहा है ना, सब उनके सामने होता है एक एक चीज, और वो तक जानते हैं जो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बारे में वो तक जानते हैं जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम छुप के कर रहे हो, वो सब भी वो जानते हैं, समझो बात। यानी आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा ये कहे पापा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, बेटा देख ऐसा है, हमने तुझे जान लगाते हुए देखा है, इससे ज्यादा तू पढ़ नहीं सकता था, हमने एक एक टाइम तेरा ऑब्जर्व किया है, तू इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता था, मस्त रहो, कुछ और करेंगे लाइफ, या जो मिला वही अच्छा। लेकिन सोचो इसी में कोई बच्चा अगर ऐसा चला जाए कि पापा वो रिजल्ट जो है ना अच्छा नहीं आया, और पापा एक एक चीज जानते हैं उसके बारे में, साला उठता लेट, स्कूल लेट, आना लेट, खाना लेट, पढ़ाई नहीं, लेटम लेट, समझ लो, उस बच्चे के बाप जो है या उस बच्चे की मम्मी जो है वो क्या कहेंगी, वे तेरा इतना ही आ गया, बहुत आ गया, इससे ज्यादा तेरा कुछ नहीं आना था। और वो बच्चा भी अफसोस करेगा, उसके पेरेंट्स भी अफसोस करेंगे। और नहीं तो जो दूसरा वाला कैटेगरी है वो बन जाओ। दूसरी कैटेगरी क्या है, ना पढ़ना है ना लिखना है, कुछ नहीं करना है, पेपर देंगे, रिजल्ट पूरी दुनिया को हमारा 2 साल पहले ही पता, खत्म हो गई बात, सारी दुनिया पहले, कोई उम्मीद नहीं कर रहा सर पापा हमारी उम्मीद करेंगे, पागल हो गए क्या? एक बार पापा धीरे से कान में पूछो, पापा कोई उम्मीद है क्या? साफ जवाब आएगा, अबे पागल, सिर्फ पैसे दिए इसलिए तुझे भेज देते हैं, हमें तुझसे कोई उम्मीद नहीं है, साफ एकदम। तो ऐसे में बच्चे को क्या अफसोस है, सर पेपर आया नहीं आया, सर बड़ा खराब नंबर आए, तो आने ही थे सर, हमें पता है, हमें आने कोई, यानी या तो ये वाला बन जाओ या वो वाला बन जाओ, ये बीच वाला मत बनना कि थोड़ा सा चलना है, सर चलने दीजिए, ठीक देखा चलने दीजिए। ये जो चलने वाले लोग होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा रोते हैं, बस हमारा ये कहना है, ये चलने वाला मत बनो कि सर कैसे, और भाई अब सानिया पढ़ाई कैसे हो रही, सर ओजस कैसे चल रहा है, स्पंदना पढ़ाई चल रही, ठीक है सर, सृष्टि ठीक है सर, कर रहे हैं सर, कोशिश तो है, ठीक, बस ऐसा मत करो। या तो ये बहुत बढ़िया सर, सही चल रहा सर, देखा जाएगा ऐसे, या तो ये, और फिर ये पढ़ाई बस सर जब मौका लग जाता है अपना देख लेते हैं, तो बिल्कुल मस्त है तुम, ये 2 लोग बन जाओ, बस बीच वाले मत बनना, बस हमारा ये कहना है, क्योंकि इससे जो है सबसे ज्यादा दुख होता है, सबसे ज्यादा। और तुम्हें पता नहीं अब तक कभी ऐसा लाइफ में कैसे नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 11वीं क्लास में हो तुम, इससे पहले लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं हमारे सामने जब ये अफसोस होता है, अरे यार थोड़ा और कर लेते। ये सबकी लाइफ में आता है, पता नहीं तुम्हारे शायद ऐसा ना हो क्योंकि तुम्हें कभी कुछ मिला ही ना हो, या तो ये भी हो सकता है ना, और अगर मिला है तो ये अफसोस तुम्हें जरूर होगा। जैसे 10th का रिजल्ट ही आया होगा, तो 10th का रिजल्ट आने के बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि साले लास्ट के 10 दिन पड़े थे तो जाके 98% 95% आ गया, 94%। सोचो अगर 15 दिन और पढ़ लेते तो सर कहीं 200 250% ना निकाल लेते, तो ये अफसोस होता है हमें। तो इसलिए जो है भाई मेरा सजेशन ये है कि अगर कर रहे हो तो जम के करो, वरना बिल्कुल मत करो। ये बीच का मत चलाते रहो, क्योंकि धोखा देने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप को धोखा दोगे तो अपना ही नुकसान होगा, ठीक, लेकिन अपने माँ बाप को धोखा तो मत दो, उनका नुकसान मत करो ना, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं। तुम अपने आप को धोखा दे दो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो, कुएं में कूद जाओ, ये सब तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना कर लो, लेकिन उनको अफसोस मत करो, उनको धोखा मत दो, बिकॉज वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। उनको झूठ मत दिखाओ
समझ लो, खाली पिक्चर मत दिखाओ, अरे चलने दीजिए ना, अरे कर लेंगे बहुत अच्छा, वो कुछ नहीं, साफ साफ पिक्चर होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हमें नहीं पता, इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, आपको पता है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चाहे मत करो, बस बात खत्म। वो भी मस्त, तुम भी मस्त, साला देखा जाएगा जो होगा। और ऐसे में क्या देखा जाएगा यार, जो आदमी ये कह रहा है कि उसके बाद पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं बचा, जितना चाहिए वो कर रहा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो फिर किसका होगा, मुझे ये नहीं समझ में आता ना। 24 तुम्हारे पास भी है, 24 उसके पास भी है, ऐसा तो है नहीं कि सर उसके पास 28 घंटे होते होंगे, 4 घंटा साला ज्यादा पड़ता है। अबे उसके पास भी 24 घंटे, तुम्हारे पास भी 24 घंटे, जितना तुम कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, तो सिलेक्शन तुम्हारा अगर ना हुआ तो किसी का नहीं हो। तो इस चीज को थोड़ा समझो, क्योंकि अब टाइम आ गया है। सृष्टि की बात से ही मैंने ये बोला, ये बात ऐसा नहीं कि सृष्टि के लिए ही बोल रहा हूं मैं, ये जनरल बात बोल रहा हूं। अब हमारे पास ना कोई और टाइम नहीं है, मेरा सजेशन है, बाकी मर्जी तुम्हारी है कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर, अगर ऐसे राइटिंग नहीं करेंगे तो फिर वैसे कैसे राइटिंग करेंगे, समझ बात को। तो अगर ऐसे राइटिंग करोगे तो फिर वैसे राइटिंग नहीं कर पाओगे। तो अब वो सीन आ गया है कि सर ये ऐसे पैसे सब बंद हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हमारे पास करने के 4 चैप्टर्स हैं सर, उन 4 चैप्टर्स में महारत हासिल करनी है। ये 4 सर सिर्फ केमिस्ट्री के हैं, 4 फिजिक्स के भी हो चुके हैं सर, 4 मैथ्स के, बायो के, टायो के, सब के हो चुके हैं सर। हमारे पास करने के 20-20 चैप्टर हैं। ऐसे में सर हमारे पास एक पैसे का भी टाइम नहीं है कि हम जो है ये ऐसे पैसे लिखें, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब जो है सब लोग जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो भी बच्चा इन्वॉल्व है वो धीरे धीरे कम करो, है ना। स्कूल वाले के चक्कर में मत पड़ना, वो अगर सृष्टि अच्छी है तो उसको भेजेंगे ही भेजेंगे, उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि उनको स्कूल की पड़ी। समझदारी तुम्हारी है, तुमसे ना माने तो अपने अम्मा अब्बा को भेजो कि ऐसा सृष्टि का नाम बार बार मत लिया करो, नहीं जाएगी वो कहीं कंपटीशन में, बात खत्म। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जिसमें ये इंपॉर्टेंट। अभी एक बच्चे का को बुला के केक वे काटा गया था हमारे इसी स्टूडियो में, उसके पता नहीं, मैं तो नंबर भी भूल गया। नीट का कल रिजल्ट आया था तो उसके शायद 674 या 675 कुछ मार्क्स आए थे, तो उसको अभी बुलाया गया था, फोटो खींच ली हमने उसकी। तो उसकी पढ़ाई हमने देखी थी ना, वो पूरे टाइम यही स्टूडियो में पढ़ता था, यही दिखाई देता था और खूब मेहनत करता था। तो यार उतने मेहनत करोगे तभी तो रिजल्ट आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, ये IIT और नीट के पेपर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। तो अगर टाइम भी कहीं बर्बाद कर रहे हैं, एक तो मेहनत बहुत चाहिए, टाइम कम पड़ जाता है, फिर हम कुछ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो, है ना। ये सारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सारे लोगों के लिए कह रहा हूं। तो अगर तुम सब समझदार हो, अगर तुम में से कोई भी बच्चा कुछ स्पोर्ट्स में लगा है या फिर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर में लगा है, तो ये मेरे हिसाब से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं हो, इससे कुछ नहीं मिलेगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो तुम देखो अपने हिसाब से। बहरहाल तो हम ये बात कर रहे थे कि जो लैटिस जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो मेनली इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला इस आदमी की के ऊपर और दूसरा इस आदमी के ऊपर। इस आदमी के ऊपर 2 फैक्टर्स हैं, एक इसका चार्ज फैक्टर ज्यादा बात करवाएगा, एक इसका साइज फैक्टर ज्यादा बात करवाएगा, और दूसरा इसकी पोलैरिटी ज्यादा बात करेगी। तो इसका मतलब जितना ये पोलर उतना ज्यादा बातचीत, उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। दूसरा, जितना ज्यादा इसके ऊपर चार्ज का फैक्टर उतनी ज्यादा बातचीत होगी, उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, और जितने इनके साइजेस छोटे उतनी ज्यादा बातचीत, उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। यानी हाइड्रेशन एनर्जी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो चार्ज फैक्टर के ऊपर, एक साइज फैक्टर के ऊपर, और तीसरा फैक्टर सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ये भी गवर्न करेगी हाइड्रेशन एनर्जी को। मोर पोलर द सॉल्वेंट, मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द सॉल्यूट। समझे बात को? यहां तक क्लियर है? ठीक, अब आते हैं, अब हमें हाइड्रेशन एनर्जी का भी आइडिया लग गया और हमें हमें हाइड्रेशन एनर्जी का भी आइडिया लग गया और हमें लैटिस एनर्जी का भी आइडिया लग गया। अब हमें यह डिसाइड करना है कि 2 जो सॉल्ट्स हैं उन दोनों सॉल्ट्स में ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है। अब ये डिसाइड करना है। ये कैसे डिसाइड किया जाए, ये इंपॉर्टेंट। अभी बात हुई थी हमारी सर 2 सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को अगर जिसका वो सॉल्वेंट एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी सर, वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। देखो ये गंदगी, Li और Ac को कंपेयर कर लो। आदित्य तुमने गंदी बात बोल दी है ना सर। डिफरेंस सर मेरा मतलब वही था सर, लैटिस एनर्जी एंड कंपैरिजन में ज्यादा एंड हाइड्रेशन एनर्जी। बिल्कुल। अब क्या ये स्टेटमेंट सब लोग समझ गए कि कभी मुझे अपने किसी भी इम्तिहान में ये लिखा मिले कि द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉल्ट 1 इज ग्रेटर देन द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉल्ट 2, इट इंप्लाइज सॉल्ट 1 विल बी मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू सॉल्ट 2। ट्रू और फॉल्स? क्या लिखेंगे? फॉल्स। फॉल्स। समझ में आई सबको? सर ये ज्यादा कम की बातें मत क्या करिए सर, ज्यादा है तो छोड़िए। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट, द लैटिस एनर्जी ऑफ सॉल्ट 1 इज मोर देन द लैटिस एनर्जी ऑफ सॉल्ट 2, इट इंप्लाइज सॉल्ट 1 इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। फॉल्स।
सर ये बेकार की बात है, मुद्दे पे आइए। मुद्दा ये कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड लैटिस इज मोर फॉर सॉल्ट 1 देन सॉल्ट 2, देन इट इंप्लाइज सॉल्ट 1 इज मोर सॉल्युबल देन सॉल्ट 2। ये ट्रू है, ये ट्रू, ये होना चाहिए। ठीक है बात। लेकिन सर ये कैसे निकालेंगे आप? सर डिफरेंस देख लेंगे। ये डिफरेंस में ना अब तकलीफ है। तकलीफ देखो क्या है, तकलीफ ये है कि सर जैसे ये दो पत्थर, ठीक, इनमें से ये पत्थर ये कह रहा है कि मेरी लैटिस एनर्जी नहीं, मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक, और ये कह रहा है कि मेरी हाइड्रेशन एनर्जी कम। इससे कुछ पता तो चला नहीं, इससे तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक, अब इससे दूसरा स्टेटमेंट पूछते हैं। चलिए ठीक है सर, आपने अपनी हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात कर ली है कि आपकी हाइड्रेशन ज्यादा है, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी कम, ठीक। अब ये बताइए लैटिस के बारे में। तो ये क्या कह रहा है, मेरा लैटिस एनर्जी बहुत कम, लैटिस एनर्जी बहुत कम, और ये कह रहा है मेरी लैटिस एनर्जी कम। समझो बात। मैं क्या बोलूंगा, अबे तेरी एक तो हाइड्रेशन मस्त है और तेरी लैटिस है नहीं, तो तू मस्त घुलेगा। बताओ समझे कि नहीं बात? यस सर। क्योंकि रिक्वायर्ड एनर्जी तो है ही नहीं और रिलीज एनर्जी बम है एकदम। तो इसके अलावा युवा सर ये तो बात ही खत्म हो गई। क्यों बात खत्म हो गई? क्योंकि हाइड्रेशन और लैटिस का गैप बिल्कुल जबरदस्त आपके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी हाइड्रेशन ज्यादा है और लैटिस कम। यानी कि उन सॉल्ट्स में जिनमें हाइड्रेशन और लैटिस का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, उन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रेशन ज्यादा है, लैटिस कम है आपसे, तो इसका मतलब मेरी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन दर्द कहां आएगा जरा समझना, दर्द यहां है। ये कह रहा है कि मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक, और ये कह रहा है मेरी हाइड्रेशन एनर्जी कम, ठीक। फिर ये कह रहा है मेरी लैटिस भी ज्यादा है, और ये कह रहा है मेरी लैटिस तुमसे कम। अब बताओ कैसे डिसाइड करो? तुम्हें तकलीफ समझ में आई कि नहीं? तकलीफ ये थी, एक कह रहा है मेरी हाइड्रेशन ज्यादा है और मेरी लैटिस बहुत कम, तो इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। हाइड्रेशन ज्यादा है और रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, तो पक्का सॉल्युबल हो गए। और दूसरा क्या कह रहा है, मेरी निकलने वाली एनर्जी कम है लेकिन लैटिस मजबूत है, तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी तो गई भाड़ में। यही हो गया मतलब। लेकिन दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस ये बन सकता है, ये कह रहा है मेरी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन मेरी लैटिस भी बहुत ज्यादा है, और ये कह रहा है मेरी हाइड्रेशन एनर्जी कम है लेकिन मेरी लैटिस भी कम है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये ज्यादा सॉल्युबल है कि ये ज्यादा सॉल्युबल? बताओ समझ रहे हो कि नहीं? यहां तक डिफरेंस दोनों का निकालना पड़ेगा। सर हमें तो डिफरेंस से ही पता चलेगा, डिफरेंस के अलावा तो कोई और क्राइटेरिया हमें समझ में नहीं आता है। दोनों का डिफरेंस ज्यादा जहां आएगा वहीं सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। तो चलिए एक केस बना लेते हैं और तुम ही लोगों से पूछ लेते हैं कि डिफरेंस तुम्हें ज्यादा लगता है या डिफरेंस तुम्हें कम लगता है। कंपेयर द सॉल्युबिलिटी। चलिए चेक कर लेते हैं, एक सवाल के साथ शुरू कर लेते हैं। ये आदमी है CsF, CsCl, CsBr, CsI। तुम्हें बताना है इन चारों सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी पानी में किसकी ज्यादा किसकी कम, द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सब अपने आप सोच लो अपने हिसाब से। मतलब कैसे शुरू करेंगे? कोई एक समझदार आदमी बताइए। स्पंदना बताएगी। स्पंदना बताओ बेटा कैसे शुरू करें? मतलब हम आंसर नहीं पूछ रहे हैं, कैसे शुरुआत कैसे करें? सर इनकी लैटिस एनर्जी हम अज्यूम कर सकते हैं कि कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, वो कैसे कंपेयर करेंगे? सर एक्चुअली लास्ट क्लास के 30 to 20 मिनट्स में अटेंड नहीं हो पाई सर, मैं वीडियो वॉच कर लूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम देख लेना उसको एक बार। Yes. और कोई बताए?
सर लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन। हाँ करो, वो यही तो करवाता है, वही तो करना है, मतलब हमें तो अभी सर ये सीजियम तो इसमें सर कॉमन है, और सही है। जो हेलोजेन है सर वो डाउन जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। हाँ तो सर मतलब इसका CSI का सर रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, तो सर इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश। तो ऐसे सर CSF की सबसे ज़्यादा होगी उनमें से। क्या चीज? सर लैटिस एनर्जी। सही है। चलो आदित्य, बस इतना ही बोलना है अभी, क्या कि सर ये देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है आदित्य कि भाई देखिए सर, ऐसा है जितना मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि सीजियम तो कॉमन है सर, तो सीजियम तो सर कुछ नहीं करेगा। बताओ समझे कि नहीं मेरी बात को? सीजियम कॉमन है सर, सीजियम से कोई उम्मीद नहीं, जो भी डिफरेंस आएगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिसाइड करेंगे। और जहां तक आपने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि सर पीरियोडिक टेबल को पहले पढ़ने का थोड़ा बहुत फायदा यही है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का मतलब आप ग्रुप में नीचे उतर रहे हैं, और जब आप ग्रुप में नीचे उतरेंगे तो आपका साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो अगर साइज बड़ा होता जाएगा तो उस हिसाब से मोटा आदमी आयोडीन लगता, सबसे मोटा आयोडीन लगता। तो अगर सबसे मोटा आयोडीन लगता है तो जितना मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो लैटिस एनर्जी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस, यानी R प्लस प्लस R माइनस। याद है ये? यस सर। तो इसका मतलब होगा सर, देखिए R प्लस तो कॉमन हो गया हमारा, तो जिसका R माइनस ज्यादा होगा उसका लैटिस कम होगा, और जिसका R माइनस छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी बड़ी होगी। तो सबसे छोटा जो R माइनस है सर फ्लोरीन का है। बताओ समझ रहे हो? तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा CSF की होगी। क्लियर? लैटिस एनर्जी सर सबसे ज्यादा CSF की होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं उधर से इधर चलूं ऐसे, तो क्या ये लिखने में कोई बुराई है कि दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ LE? जरा बताओ, क्या ये बुराई है कोई? नहीं सर, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं लगती है सर। आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जाए, ऐसे समझाने के लिए कि अगर आप इधर से उधर जा रहे हैं तो इसके अलावा आपकी लैटिस एनर्जी बढ़ रही। व्हाई? बिकॉज लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद 1 अपॉन R प्लस प्लस R माइनस, एंड सिंस R माइनस इज छोटा इन केस ऑफ CSF, सो द लैटिस एनर्जी ऑफ CSF इज मैक्सिमम बिकॉज R प्लस इज कॉमन। यहां तक ठीक है? यस सर। ठीक। अब कोई दूसरा आदमी बताए, अब कौन बताएगा? लवली बताएगी। लवली बेटा, हाइड्रेशन के बारे में इस तरह के क्या विचार है तुम्हारे? हाइड्रेशन एनर्जी सर हाइड्रेशन एनर्जी सर जो CSF की है सर वो ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि सर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब जो CSF है उसकी मतलब नहीं, हाइड्रेशन का फॉर्मूला क्या था? जरा रेडियस के टर्म्स में बताओ जरा। हाइड्रेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती थी? जैसे यहां लिखा है मैंने, ये वन अपॉन R प्लस प्लस R माइनस, 1 अपॉन R माइनस, यही था। यस सर। तो अब तुम जो कह रही हो, अब तुम बोलो, अब समझ में आ जाएगा। R प्लस इज कॉमन। यस सर। तो जिसका R माइनस सबसे छोटा है उसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी। यस सर। और R माइनस सबसे छोटा किसके पास है? CSF के पास, फ्लोरीन के पास। तो इसका इसकी हाइड्रेशन जी सर, यानी अगर मैं ये बोलूं कि अगर इस बार आप फिर से ये हरकत कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है कि दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HE। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। बस सर यही बच गई सर, यही बैंड बच गई अब हमारी। क्यों? क्योंकि सर अब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है। इधर से इधर जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है, और इधर से इधर जाने पर लैटिस एनर्जी भी बढ़ रही है। सर बड़ी तकलीफ हो रही है। कितना खूबसूरत होता, जिंदगी कितनी आसान होती जब ये ऑर्डर ऐसा होता और ये ऐसा होता। बताओ समझे कि नहीं क्या कह रहे हैं? अगर ये ऐसा होता तो CSF सबसे तगड़ा लैटिस एनर्जी रखता। यस सर। और अगर ये ऐसा होता तो CSF सबसे कम हाइड्रेशन रखता। यस सर। तो सर घुलता ही नहीं। समझिए बात को, लैटिस मजबूत है, हाइड्रेशन है ही नहीं। तो लेकिन सर ऐसा नहीं है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। CSF कह रहा भैया मेरा लैटिस भी मजबूत है, मेरी हाइड्रेशन भी मजबूत है, जो करना है कर लो। अब बताओ ओजस के बगल वाले भाई, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तुम कह रहे थे ना कि सर डिफरेंस से डिसाइड करेंगे, डिफरेंस कैसे निकालें? दोनों ज्यादा है। सर पोलैरिटी आगे लास्ट बचा है। Polarity is similar and the solvent is common. Solvent is common, that means epsilon factor is same.
The polarities are same. Why? Because the charges are same. Cs plus F minus, Cs plus F minus, Cs plus Br minus, Cs plus I minus. The charge factor is common. The solvent is common. The deciding factor will be only radius. And radius says on moving right to left, Le increases, He increases. अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि कहां पर He और Le का डिफरेंस सबसे ज्यादा है? जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम। हम तो सोच रहे हैं इस बारे में कुछ बताएं ना, तुम्हें अगली क्लास में बात करें। तुम्हें सिर्फ इस तरह से छोड़ दिया जाए कि गड़बड़ है। सर कंफ्यूजन में मत छोड़। हाँ बोलो सर, कंफ्यूजन में मत छोड़िए, अभी दिमाग लग रहा है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि झंझट है, क्योंकि जब हम समझाएंगे तभी समझ में आएगा कि झंझट है। मतलब झंझट ये है कि सर हम कैसे करें सर, हमारा ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, अब डिफरेंस कैसे निकाले? इस मतलब समझ लो, डिफरेंस डिसाइडिंग फैक्टर है और डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि CSF का लैटिस भी ज्यादा है और हाइड्रेशन भी ज्यादा है। तो वो हो सकता है डिफरेंस यहां ज्यादा आ जाए, हो सकता है डिफरेंस यहां ज्यादा आ जाए या यहां ज्यादा। कैसे निकालें सर, बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब देखो, इसमें छोटी सी गणित निकाल के बात खत्म कर रहे हैं। ठीक, गणित क्या है? अब इसको सिर्फ इस मैथ्स को सिर्फ यहां लगाएंगे, हर जगह नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद एक जुगाड़ याद करेंगे। ठीक, मैथ्स ये कहती है कि मान लेते हैं सीजियम, क्योंकि मोटे साइज का आदमी है, क्योंकि शुरू में और नीचे होता है, तो सब लोग मानते हैं शुरू वाले लोग ऑलरेडी बड़े होते हैं, क्योंकि आगे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो वैसे ही सिकुड़ते जाते हैं, और नीचे वाला तो शुरू वाला नीचे। तो ये तो सर सही है कि सीजियम मोटा आदमी है, हम मान लेते हैं। अब कितना मोटा, इतने चक्कर नहीं पड़ेंगे, लेकिन मान लेते हैं सर सीजियम का साइज जो है वो 100 है। ऐसे ही समझो बात को। फ्लोरीन सर आगे है और ऊपर है, अरे सर छोटा आदमी है 10। सीजियम 100 है सर, ये 20 ले लेते हैं। सीजियम 100 है, इसको 30 ले लेते हैं। सर सीजियम 100 है, इसको 40 ले लेते हैं। बताओ समझे यहां तक? सिर्फ ऐसे समझने की जुगाड़बाजी, सिर्फ जुगाड़बाजी कर रहे हैं। ठीक, तो अब ये बताओ, एली के लिए अगर मैं बात करूं तो तुम देख पा रहे हो कि एली जो होगी वो सीजियम फ्लोराइड के लिए वो एक, ये वाला एली है तो ये हो जाएगा 1/110 के साथ इनवर्स, ये हो जाएगा 1/120 के साथ इनवर्स, ये 1/130 के साथ इनवर्स, एंड दिस इज 1/140 के साथ इनवर्स। बताओ समझे कि नहीं? क्योंकि एली जो है वो 1/r प्लस r माइनस के साथ इनवर्स रिश्ता रखती है, और r प्लस 100 है और r माइनस 10 20 30 40 है। तो इसका मतलब हुआ इस केस की जो, और साथ दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है? ये वाला। यस सर। तो सर इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है। बताओ समझे? सबसे कम है, मतलब डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। ठीक, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम, क्लियर? और इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। चलिए अब आते हैं हाइड्रेशन में। आप देखना, जरा सी अकल लगाना। इट इज 1/100 प्लस 1/10। यस सर। एंड इट इज 1/100 प्लस 1/20। दिस इज 1/100 प्लस 1/30 एंड दिस इज 1/100 प्लस 1/40। ये तो दिख रहा है कि सर सबसे गंदा हाइड्रेशन एनर्जी इसका है और सबसे तगड़ा हाइड्रेशन एनर्जी साहब का है, क्योंकि 1/100 इज कॉमन बट 1/40 इज स्मॉल नंबर। सो इसका मतलब हाइड्रेशन सबसे छोटा इसका है और सबसे ज्यादा, वही तो पहले भी तुमने लिखा था। लेकिन सर इसका मतलब समझाना क्या चाह रहे हैं सर? ये यहां से बढ़ रहा है, यहां से भी बढ़ रहा है, ये तो आपने पहले लिख दिया था। समझाना क्या चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं कि जिस शिद्दत से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है उस शिद्दत से लैटिस एनर्जी नहीं बढ़ रही है। जरा ध्यान से देखिए आप, 1/40, 1/140 एंड 1/130 एंड 1/120, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के लोग। समझिए बात, हम ये नहीं कह रहे छोटे बड़े नहीं है सर, ये छोटा ये बड़ा। ठीक, कितना छोटा बड़ा है सर? एक को 1/40 से डिवाइड करिए, 1/140 निकालिए, और एक बार 1/1/130 करिए, तुम ही करके देखो, तुम्हारे आंसर सेम आ जाएंगे। मेरी बात तुम समझ रहे हो कि नहीं? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि लैटिस एनर्जी जब आप राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन सर धीरे धीरे बढ़ रही है। हाइड्रेशन को देखिए, 1/40 में आपने एक नंबर जोड़ा है और फिर लास्ट में 1/10 में आपने एक नंबर जोड़ा है, वेयर 1/40 एंड 1/10 आर 4 टाइम्स अलग। समझो बात को, 1/10 इज 4 टाइम्स ऑफ 1/40। समझे कि नहीं? इसका मतलब ये इस नंबर में कुछ जुड़ना और इसके 4 गुने नंबर में कुछ जुड़ना, तुम्हें नहीं लगता अंतर बहुत बड़ा है? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं सर, हाइड्रेशन यहां भी बढ़ रही है, लैटिस यहां भी बढ़ रही है, लेकिन जिस स्पीड से हाइड्रेशन बढ़ रही है उस स्पीड से लैटिस नहीं बढ़ रही। बताओ कुछ समझे? यानी सीन ये चल रहा है भाई साहब कि सर हाइड्रेशन बढ़ रही है, ये ऐसे बढ़ रही है, ये देखिए ये हाइड्रेशन बढ़ रही है। सर लैटिस भी बढ़ रही है, ये देखिए लैटिस भी बढ़ रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है।
समझो बात। और अगर ये सीन चल रहा है तो अंतर बढ़ता चला जा रहा है। कुछ समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये सीजियम फ्लोराइड का केस है सर। ये सीजियम क्लोराइड का केस ले लेते हैं, ये सीजियम ब्रोमाइड का ले लेते हैं, और ये सीजियम आयोडाइड का ले लेते हैं। कहां पर लैटिस का डिफरेंस सबसे ज्यादा है हाइड्रेशन और लैटिस सीजियम का? फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड का। इसका मतलब साहब सबसे ज्यादा सॉल्युबल होंगे, सो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा कुछ ऐसा। कुछ समझे बात? हाँ सर। लेकिन सर ये एक तरीका गलत लग रहा है। ये क्या बात होती है सर? आप इस तरह से क्या हर सवाल करते फिरेंगे 100-200 करते रहेंगे? ना ना ना, जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये है कि उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है जिसमें कैटायनिक एनायनिक साइजेस का अंतर ज्यादा होता है। बात खत्म। यानी वो सॉल्ट जिसमें कैटायन एनायन का साइज का डिफरेंस ज्यादा होगा, उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रेशन और लैटिस का गैप ज्यादा होगा। बात खत्म। बताओ किस जगह पर कैटायन और एनायन का साइज सबसे ज्यादा डिफरेंट है? डिफरेंस सबसे ज्यादा कैटायन एनायन, इसीलिए वो सबसे ज्यादा सॉल्व। बस बात खत्म। कुछ समझे? यस सर। अगली क्लास में इसके कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, है ना? तो तुम एक बार इसको रिवाइज करके आ जाना, ठीक है? तो चलो आज इतना ही करते हैं, फिर करते हैं बात। सर हाँ सर पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चन सर आ नहीं रहे थे। हाँ, वो मुश्किल तो है बेटा। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया था, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार। अब उसको ना जो नए सवाल दिख रहे हैं ना, उनको एक बार थोड़ा सा एनालाइज करके देखो और उसको फिर याद रखने की कोशिश करो। मैंने पहले बताया था, हम जो पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं, आप केमिकल बॉन्डिंग भी करेंगे आगे, वो बहुत स्पेसिफिकली हमें करना क्या है, क्योंकि हमें चैप्टर करना है। हमें पूरी पीरियोडिक टेबल को, पूरे सारे प्रॉपर्टीज को आगे तक क्यों डिस्कस नहीं कर सकते। तो कुछ सवाल तो तुम्हें पता ही ऐसे बनाए जाते हैं जो आगे के हों पीछे के हों। तो अगर तुम उसको समझ सकते हो, उसको याद कर सकते हो, तो उसको अभी के लिए धीरे धीरे करके याद करना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें फाइनली उनको करना तो है ही। ठीक है ना? तो करना पड़ेगा बेटा कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हम पूरी पीरियोडिक टेबल में आपस में कंपैरिजंस नहीं कर सकते थे। तो हमने कुछ कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, प्लस तुम एनसीईआरटी से सारी चीजें कर लो। फिर जहां से भी सवाल लगाओ, तो जो सवाल तुम्हें पता है, जो तुम कर सकते हो, वो तो कर ही रहे हो। जो नहीं कर पा रहे हो, उनको भी कहीं अलग से नोट करके उनको ध्यान रखने की कोशिश करो। ठीक है ना? सर हाँ सर एक क्वेश्चन बता दो सर। कौन है ये? सर कृत चलो फिर बाद में बात सर करते हैं। रुक जाओ प्लीज सर। सर क्वेश्चन है सर, एग्जाम है मेरे 13 को यार। जय हिंद सर।